तो ये कहानी एक ऐसी दुनिया की होती है जहाँ पे भूत होते हैं जिनको ये लोग स्पिरिट्स बोलते हैं और इन भूतों का ना सिर्फ वही मार सकते हैं जिनके पास साइकिक पावर्स हो। सारे के सारे लोग इन भूतों से डरते हैं सिवाय कुछ के जो इन भूतों का ही फायदा उठाते हैं, जैसे कि हमारे ये भाई साहब रहेंगे जो कि एक साइकिक होने का नाटक करके लोगों को बेवकूफ बना के उनसे पैसे ऐंठते हैं। प्लीज मेरी मदद करिए, मेरे घर में एक भूत है, मैंने आज ही उसे शीशे में देखा था। कहीं खुद को तो नहीं देख लिया था आपने? ओए क्या बोला तूने मेरी बीवी को? जाने मन, यकीन करो ये एक फ्रॉड है, भूत वूत कुछ नहीं होते। ठीक है जैसी आपकी मर्जी, लेकिन बाद में जब वो भूत आपके सुंदर चेहरे को बदसूरत बना दे तो मुझसे मत कहिएगा प्लीज। नहीं प्लीज हमारी मदद करिए मिस्टर रेंगन। ठीक है, आप पेमेंट कर दीजिए और चलिए आपके घर के भूत की हम लोग बैंड बजाते हैं। एंड फिर रेंगन इन लोगों के साथ इनके घर आ जाता है। अरे बाप रे, आपके घर का भूत तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे यहीं से सेंस कर पा रहा हूँ। लेकिन हमारा घर तो वो है। हाँ मतलब इस घर में भी काफी खतरनाक भूत था, लगता है आपके घर का भूत यहाँ घूमने आया था। ये पक्का फ्रॉड है जाने मन। एंड फिर ये लोग इनके घर के अंदर आ जाते हैं। रेंगन बहुत नाटक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इनके पीछे असली भूत आ जाता है। हेलो, हाँ यही वो भूत है मिस्टर रेंगन। एंड इसको देखते ही रेंगन डर जाता है, इस भूत के ऊपर नमक फेंकने लगता है। लेकिन क्योंकि इसका नमक कोई होली नमक नहीं बल्कि स्टोर वाला असली सस्ता नमक होता है, इसलिए इस भूत को इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अरे नहीं, लगता है मेरे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा। एंड तब रेंगन फोन मिलाता है इसके स्टूडेंट, जिसको इसने बेवकूफ बना के अपना स्टूडेंट बनाया होता है, एक असली और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइकिक, हमारे इस एनिमे के मेन कैरेक्टर मॉब को। हेलो मॉब, इमरजेंसी है, जल्दी आ जाओ इस एड्रेस पे जो मैं भेज रहा हूँ। एंड थोड़ी ही देर में मॉब यहाँ पर आ जाता है। मास्टर, मैंने कितनी बार कहा है मुझे ऐसे अचानक से मत बुलाया करिए। हाँ, ये बच्चा मुझे मारेगा। एंड मॉब इसे तुरंत ही अपनी साइकिक पावर का यूज कर आसानी से खत्म कर देता है। एंड ये मॉब ना भाई समझ लो इनकी दुनिया का साइतामा होता है, हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइकिक, लेकिन बिना किसी दोस्त, बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी पर्सनैलिटी के। इसे ना इस दुनिया में कुछ भी इतना अच्छा नहीं लगता सिवाय एक लड़की के जिसका नाम सुबोमी होता है, जिससे हमारा मॉब एकदम सच्चा वाला प्यार करता है, जो कि इसके बचपन की दोस्त होती है। एंड हमारा मॉब ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइकिक होता है, लेकिन इसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक होती है। एंड ये रेंगन के अंदर काम कर रहा होता है, जो कि इसे पर भूत को मारने के, चाहे वो भूत जितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, 300 रुपए देता है। बॉस, वो भूत इतना वीक था तो आपने उसे खुद क्यों नहीं मारा? वो क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं अपनी पावर्स का यूज करूंगा तो कहीं ये पूरा शहर न उड़ जाए, इसलिए। एंड हमारे मॉब के पास सबकी तरह एक मम्मी पापा होते हैं एंड एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम होता है रीत्सु, जो कि बहुत ही ज्यादा स्मार्ट, हैंडसम, इंटेलिजेंट होता है, लेकिन एक साइकिक नहीं होता है। एंड कहते हैं ना जिसके पास जो नहीं होता उसको वही चाहिए होता है, इसलिए मॉब चाहता था कि वो रीत्सु की तरह इंटेलिजेंट, स्मार्ट हो जाए, और रीत्सु चाहता था कि इसके अंदर भी मॉब की तरह साइकिक पावर्स आ जाए। अरे नहीं, ये क्या, आपके ऊपर तो बहुत ही खतरनाक भूत है, इसीलिए आपको इतना थकान और शरीर में दर्द हो रहा है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ उस भूत को मारने में, बदले बस मुझे आपको थोड़े से पैसे देने होंगे। एंड रेंगन ना भाई एक घपलेबाज के साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया मसाजर भी होता है, जो कि लोगों की ऐसी मसाज देता है कि लोगों की सारी थकान, सारा दर्द खत्म हो जाता है। सबको लगता है कि सच में रेंगन ने इसके ऊपर के भूत को खत्म कर दिया है। बॉस, मुझे एक बात करनी है। हाँ मॉब, क्या हुआ? यार ये अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए ना कह दे। मैं सोच रहा था कि मैं कोई स्कूल क्लब ज्वाइन कर लूँ, शायद उससे मुझे कुछ अच्छा लगे। ठीक है मॉब, मैं एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन जब इमरजेंसी हो तो जरूर से आ जाना, ओके? एंड फिर हम देखते हैं मॉब को कुराता अपने टेलीपैथी क्लब में जबरदस्ती ऐड करने की कोशिश करती है, क्योंकि इन्हें ना किसी एक और मेंबर की जरूरत थी, वरना इनका क्लब बंद हो जाएगा। एंड कोई भी इनके क्लब को ज्वाइन करना चाहते नहीं था, क्योंकि सबको लगता है पागलों वाला क्लब है। एंड ये लोग ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहते थे, वरना इनको स्कूल की तरफ से जो पैसे मिलते हैं वो बंद हो जाएंगे, और ये लोग जो मजे करते, गप्पे मारते स्कूल के बाद, वो भी रुक जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं इनके स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट वहां पर आ जाता है, द बॉडी बिल्डर क्लब वालों को लेके। एंड क्योंकि ना अब इन लोगों का एक क्लब बंद होने वाला था, तो इनके कमरे और बजट को ये स्टूडेंट वाइस प्रेसिडेंट इन्हें देने वाला था। लेकिन तभी कुराता कहती है, रुक जाइए, ये मॉब ये हमारे क्लब को ज्वाइन करने वाला है, हमारे पास फिर से 5 मेंबर्स हो गए। मॉब, क्या तुम सच में इनके क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो? मुझे नहीं पता। मॉब, तुम्हें एक ऐसे क्लब को ज्वाइन करना चाहिए जो तुम्हें पसंद हो या जो तुम्हारी हेल्प करे। एंड मॉब सोचता है कि इसे क्या पसंद है, इसे तो बस सुबोमी चान पसंद है। एंड तब मॉब को अपना पास्ट याद आता है, जब ये सुबोमी को बचपन में अपनी साइकिक पावर्स दिखाया करता था, लेकिन थोड़ी दिनों में सुबोमी इसकी पावर से बोर हो गई थी। एंड सुबोमी को ना एक लड़का अच्छा लगता था जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट था, इसकी तरह वीक नहीं था। एंड इसीलिए मॉब डिसाइड कर लेता है इसे क्या करना है। ये कुराता के क्लब को नहीं बल्कि इनके बॉडी बिल्डर क्लब को ज्वाइन कर लेता है, ताकि ये भी स्ट्रॉन्ग और फास्ट हो सके और अच्छा दिख सके, ताकि सुबोमी इसे भी पसंद करे। एंड अगले दिन से हमारा मॉब भाई बॉडी बिल्डर क्लब की सुपर हार्ड ट्रेनिंग को शुरू कर देता है सुबोमी को पठाने के लिए। एंड इसकी हालत खराब हो जाती है पहले दिन पे, एंड आधे रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। एंड बेचारे इन चारों को भी इनके क्लब को ज्वाइन करना पड़ता है, ताकि स्कूल के बाद थोड़े मजे कर सके, रुक सके, इनसे इनका कमरा ना छीना जाए। एंड तभी हम देखते हैं कुराता, जिसका सपना होता है एलियंस को ढूंढने का, ये मॉब से कहती है, मॉब तुम्हें जब इतनी दिक्कत हो रही है आखिर में, तो तुमने हमारे क्लब को क्यों नहीं ज्वाइन किया? वो मैं नहीं चाहता था कि मैं सिर्फ अपनी साइकिक पावर्स पे रिलाई करूं, मैं खुद भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। हाँ, तुम बच्चे हो क्या? साइकिक पावर्स कुछ नहीं होते, दिखाओ मुझे तुम्हारे पास साइकिक पावर्स है तो। एंड तभी मॉब इन लोगों को अपनी साइकिक पावर्स दिखाता है, जिसको देखकर ये लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। एंड कुराता ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया इसका सपना होता है एलियंस को ढूंढने का, तो इसीलिए इसको ये लगता है कि अब ये मॉब की मदद से एलियंस को ढूंढ पाएगी। वैसे मॉब, जब तुम्हारे पास साइकिक पावर्स है तो तुमने बॉडी बिल्डर क्लब को क्यों ज्वाइन किया? तुम्हें तो इसकी जरूरत ही नहीं है। वो मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ इसलिए। क्यों, तुम्हें कोई लड़की पसंद है क्या? नहीं तो। तुम झूठ भी नहीं बोल पाते, क्यों?
एंड फिर जब मॉब घर जा रहा होता है तब रास्ते में इसे एक औरत मिलती है। क्या हुआ बच्चे, तुम इतने दुखी क्यों हो? वो मैं तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम बीमार हो ना। नहीं तो अच्छा अच्छा हाँ तुम्हारे घर में कुछ दिक्कत है। नहीं तो ओ अच्छा हाँ बेचारे बच्चे तुम्हें बुली करते हैं ना। नहीं तो कोई लड़की तुम्हें पसंद है। आपको कैसे पता? ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही बेवकूफ है। हमें सब पता है बच्चे, चिंता मत करो, मेरे साथ हमारे मास्टर के पास चलो, वो तुम्हारी सारी दिक्कत दूर कर देंगे। एंड फिर ये औरत मॉब को लेके लॉल ग्रुप के हेडक्वार्टर्स आ जाती है, जहाँ पे ये एक और आदमी और अपनी क्लासमेट ईची से मिलता है। एंड तभी लॉल ग्रुप का लीडर डिम्पल वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर ये सारे के सारे बहुत खुश हो जाते हैं और हद से ज्यादा हंसने लगते हैं। एंड ये डिम्पल ना भाई एक फ्रॉड होता है जिसने इन सबको हिप्नोटाइज किया होता है। एंड इसके पास भी साइकिक पावर्स होती है। एंड ये ना ढेर सारे लोगों को अपने ग्रुप में अपनी साइकिक पावर से हिप्नोटाइज करके ऐड कर रहा होता है, क्योंकि इसका सपना होता है भगवान बनने का और पूरी दुनिया ताकि इसका पूजा करे। और जिसको भी ये हिप्नोटाइज करता है ना वो जोर जोर से हंसने लगता है। डिम्पल पहले तो इस आदमी और मॉब को अपने हिप्नोटाइज मास्क को पहना देता है, लेकिन तभी ईची बोलती है मुझे पता है कि तुम लोग एक फ्रॉड हो और मैं तुम्हारी न्यूज को अपने स्कूल न्यूज़पेपर में छापूंगी। ओह ऐसा है क्या, तुम्हें लगता है मैं फ्रॉड हूँ? तो वो देखो। एंड तभी ये आदमी जोर जोर से हंसने लगता है एंड ये भी इसका फॉलोअर बन जाता है। अब तुम्हारी बारी। एंड तभी इस लड़की को भी ये मास्क पहना दिया जाता है और हिप्नोटाइज कर दिया जाता है एंड ये भी जोर जोर से हंसने लगती है। ईची को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है और ये करे क्या। लेकिन तभी मॉब बोलता है ये मास्क मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एंड डिम्पल को समझ नहीं आता कि इसके ऊपर इसकी साइकिक पावर्स का असर कैसे नहीं हुआ। सारे लोग पकड़ लो इसे, माफ करना बच्चे लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। एंड तभी डिम्पल इसके ऊपर अपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइकिक पावर्स को यूज करता है, लेकिन मॉब के ऊपर इसका कुछ असर ही नहीं होता। एंड अब मॉब समझ जाता है कि डिम्पल ने इन सबको अपनी साइकिक पावर से हिप्नोटाइज किया हुआ है। ओह अब मैं समझा तुम क्यों नहीं हंस रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। क्यों? और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे लड़के को कभी कोई लड़की पसंद करेगी? जिसको सुनकर मॉब बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। एंड अब डिम्पल अपना असली चेहरा दिखाता है एंड ये भी ना असली में एक स्पिरिट होता है। एंड ये ना इन सबसे मॉब को पकड़वा देता है। एंड तभी हमें पता चलता है मॉब के अंदर ना एक इमोशन मीटर होता है, क्योंकि इसके इमोशंस कभी बाहर नहीं आते तो वो इसके अंदर ही जमा होते रहते हैं, जैसे गुस्सा, दुख, खुशी, डर, गिल्ट, जेलसी। एंड जैसे जैसे इसके इमोशन इसके अंदर भरते जाते हैं ना इसका इमोशन मीटर बढ़ता जाता है और जैसे इसका इमोशन मीटर 100 हो जाता है इसका मीटर फट जाता है। एंड मॉब की पावर्स ना भाई कुछ सेकंड्स के लिए 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाती है। एंड मॉब ना भाई एक अलग ही लेवल पर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब समझ लो कुछ सेकंड्स के लिए गॉड लेवल बन जाता है। एंड अब डिम्पल भी समझ जाता है कि मॉब एक साइकिक है, मॉब के ऊपर ही अपनी पूरी साइकिक पावर के साथ अटैक कर देता है। लेकिन मॉब ना भाई आसानी से बिना ट्राई किए इतने स्ट्रॉन्ग डिम्पल को एक अटैक से खत्म कर देता है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे वापस से होश में आ जाते हैं। लेकिन तब तक मॉब वहां से जा चुका था। एंड अब इनके लॉल ग्रुप वालों को एक नया गॉड मिल जाता है मॉब, लेकिन वो कहाँ गया, कैसा दिखता था किसी को नहीं पता सिवाय ईची के। एंड क्योंकि ईची ना मॉब के लिए इतनी ग्रेटफुल होती है कि मॉब ने इसकी मदद करी, इसलिए ये डिसाइड करती है कि मॉब को फेमस करवाएगी। लेकिन इधर हम मॉब को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा दुखी होता है डिम्पल की बात का, जिसपे रेंगन कहता है देखो मॉब जरूरी नहीं है कि कोई इंसान किसी चीज में हमेशा से अच्छा हो, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि वो हमेशा खराब रहे। मेहनत करो और तुम कुछ भी कर सकते हो मॉब। जिसको सुनकर मॉब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एंड फिर अगले दिन हम देखते हैं मॉब के स्कूल सॉल्ट एकेडमी के कुछ गुंडे बच्चे एक दूसरे स्कूल विनेगर एकेडमी के गुंडे बच्चों को पीट देते हैं, जिसपे विनेगर एकेडमी के बच्चे टेरू को बुला लेते हैं, जो कि अकेले इतने सारे गुंडे बच्चों को आसानी से हरा देता है, क्योंकि इसके पास भी ना मॉब की तरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकिक पावर्स होती हैं, जिसका टेरू सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज किया करता था। एंड फिर इधर हम देखते हैं मॉब जब उठता है तो इसके सामने घोस्ट स्पिरिट होता है, जिसको मॉब पीटने लगता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि डिम्पल ही होता है, जिसको मॉब ने हराया था। प्लीज मुझे मत मारो, अब मैं अच्छा हो गया हूँ। मैं पहले एक गॉड बनना चाहता था, लेकिन अब मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। चलो हम लोग साथ में इस दुनिया पे कब्जा करते हैं। मैं मजाक कर रहा था, मैं बस तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता हूँ। एंड मॉब क्योंकि बहुत सीधा होता है इसकी बात को मान जाता है। एंड असल में ना इसका प्लान होता है मॉब की बॉडी पे किसी तरह कब्जा करने का। भैया चल के खाना खा लीजिए। एंड फिर ना डिम्पल मॉब के साथ हर वक्त रहने लगता है मॉब की कुछ कमजोरी को पता करने के लिए। एंड इसे बस इतना पता चलता है कि मॉब भले हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइकिक होता है, लेकिन ये ना एक नॉर्मल स्टूडेंट से भी खराब होता है। पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, किसी चीज में अच्छा नहीं होता। और तो और ये बिल्कुल भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। एंड फिर ना डिम्पल रेंगन से भी मिलता है एंड समझ जाता है कि ये ना एक फ्रॉड है जिसके पास जरा सी भी साइकिक पावर्स नहीं है, जो कि फुल मॉब का यूज कर रहा है। आखिर मॉब इसका स्टूडेंट कैसे बन गया? एंड फिर इधर हम देखते हैं रीत्सु और ईची साथ में बैठे होते हैं। रीत्सु ईची को बताता है कि उसके अंदर मॉब की तरह साइकिक पावर्स नहीं है। एंड ईची से बताती है कि एक लॉल ग्रुप नाम का ग्रुप है जो कि मॉब की पूजा कर रहे हैं और उसे ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसने इन्हें बचाया था। एंड फिर इधर हम मॉब के भाई रीत्सु को देखते हैं। ये ना भले दिखाता नहीं था, लेकिन ये ना हद से ज्यादा चाहता था कि ये भी मॉब की तरह साइकिक पावर्स का यूज कर सके। इसे बिल्कुल भी नहीं पसंद था पॉपुलर या इंटेलिजेंट होना, ये बस कुछ ना कुछ करके साइकिक पावर्स का यूज करना चाहता था। एंड फिर इधर हम देखते हैं सॉल्ट ग्रुप के गुंडे बॉडी बिल्डर ग्रुप वालों के पास जाते हैं इनकी मदद के लिए, ताकि ये लोग पेपर ग्रुप और टेरू की बैंड बजा सके। लेकिन ये लोग इन्हें ये कह के मना कर देते हैं कि ये लोग अपनी बॉडी को लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाते हैं, किसी को मारने के लिए नहीं। एंड ये लोग ना भाई होते भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए ना ये लड़का जो अपना दिमाग लगाता है और मॉब को सीक्रेट लव लेटर देके बेवकूफ बना के पेपर एकेडमी के गुंडे बच्चों से किडनैप करवा देता है। एंड मॉब बेचारा चुपचाप किडनैप हो भी जाता है, क्योंकि इसका ना एक रूल होता है कि ये कभी भी अपनी पावर्स को किसी इंसान के ऊपर यूज नहीं करता और उन्हें हर्ट करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। एंड अब तो भाई ऑब्वियसली अपने ग्रुप मेंबर को बचाने के लिए बॉडी बिल्डर ग्रुप वाले पेपर एकेडमी
पहुंच जाते हैं और सबकी बैंड बजाने लगते हैं एंड मॉब को लेके वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी भाई टेरू वहाँ पर आ जाता है। तुम गोरिल्ला जैसे इंसानों की हिम्मत कैसे हुई मेरे स्कूल में आके मेरे चेलों को मारने की? यही है टेरू, इन सब का बॉस, छोड़ना मत इस लड़के को। एंड तभी जो इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी ना भाई टेरू अपनी साइकिक पावर्स का यूज कर इन सब पर अटैक कर देता है एंड इन सबको बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। सारे के सारे लोग बेहोश हो जाते हैं सिवाय मॉब के। एंड तब मॉब टेरू से कहता है, आखिर तुम अपनी साइकिक पावर्स को लोगों के ऊपर क्यों यूज कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए? एंड मॉब की साइकिक पावर्स को देख के इसकी फट जाती है भाई, क्योंकि ये पहली बार अपने अलावा किसी साइकिक पावर वाले को देखता है एंड इसे लगा था कि इस दुनिया में अकेला ही है। एंड तभी डिम्पल बोलता है, एक और साइकिक बच्चा, लेकिन ऑफ कोर्स ये तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं होगा मॉब। अच्छा, वो तो अभी पता चल जाएगा। एंड मॉब का इमोशन मीटर ना अभी 45% पहुंच गया होता है एंड टेरू मॉब के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करने लगता है। लेकिन मॉब आसानी से इसके सारे अटैक्स को रोकने लगता है। क्या कर रहे हो तुम? यूज करो अपनी साइकिक पावर्स का और लड़ो मुझसे। ओए बदमाश लड़के, क्योंकि मॉब तो तुमसे लड़ने नहीं वाला, इसलिए क्यों ना मैं ही तुम्हें थोड़ा सबक सिखा दूं। लेकिन तभी टेरू इसे एक ही बार में खत्म कर देता है, जिसको देखकर मॉब अब थोड़ा और ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली डिम्पल इसके साथ इतने दिनों से रह रहा था। क्या हुआ? तुम गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हारे पेट को मार दिया? वो मेरा पेट नहीं था और वो भले ही एक इंसान भी नहीं था, लेकिन वो तुमसे अच्छा था। एंड अब टेरू भाई और ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड मॉब के ऊपर और ज्यादा पावर के साथ अटैक करने लगता है। आखिर क्यों? तुम अपनी पावर को यूज क्यों नहीं कर रहे हो? तुम और तुम्हारी पावर मेरे सामने कुछ भी नहीं है, समझे ना? अपनी यूज करो पावर और लड़ो मुझसे। लेकिन मॉब बस अपने आप को अपनी पावर्स का यूज कर सिर्फ डिफेंड कर रहा होता है। एंड इसे ना बस अपने बॉस रेंगन की एक बात याद आ रही होती, जो कि रेंगन इससे कही थी, मॉब तुम्हारी पावर सच में बहुत कमाल की है, लेकिन तुम्हें उनका कभी भी घमंड नहीं करना और ना तो उन्हें किसी गलत काम के लिए यूज करना है, क्योंकि जिस दिन तुम ऐसा करोगे तुम्हारी पावर्स लोगों के साथ साथ तुम्हारे लिए भी बहुत खतरनाक हो जाएंगी। याद रखना मॉब, एक बहुत बड़ी ताकत के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, अपने से कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करने की। तुम पागल हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आता हम दोनों स्पेशल हैं। इस दुनिया में हमसे ऊपर कोई भी नहीं है। फिर आखिर क्यों तुम अपनी पावर्स का यूज नहीं कर रहे हो अपने फायदे के लिए? क्यों तुम अपनी पावर्स का यूज नहीं कर रहे हो मुझे हराने के लिए? रुक जाओ। एंड तभी ये पागल मॉब के ऊपर ढेर सारी नाइफ से अटैक कर देता है, जिससे मॉब को ना चाहते हुए भी डिफ्लेक्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से इन सारे नाइफ्स में से एक नाइफ इस बेचारे टेरू को एक फ्री का नया हेयर कट दे देता है। ये क्या किया तुमने? अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। एंड अब ना टेरू भाई और ज्यादा पगला जाता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड टेरू ना भाई मॉब को हराने के चक्कर में इस पूरे के पूरे स्कूल को तबाह करने लगता है। आखिर क्यों? तुम अपनी पावर्स का यूज क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। क्या? मुझे कमजोर मत समझो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड टेरू भाई बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इतना कि ये मॉब के गले को पकड़ लेता है। अब ध्यान से सुनो, अगर तुमने अपनी पावर का यूज नहीं करा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, समझे ना? एंड मॉब का मीटर भाई बढ़ता ही जा रहा होता है, लेकिन अभी भी मॉब अपनी साइकिक पावर्स का यूज नहीं कर रहा होता। प्लीज लड़ो मुझसे। लेकिन मॉब ये अपनी साइकिक पावर्स का यूज नहीं करता एंड वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड टेरू ये ना बस वहाँ से दुखी दुखी जाने लगता है एंड मॉब यहीं पर बेहोश पड़ा होता है। लेकिन तभी से अपने पास्ट की झलक दिख जाती है, जब एक बार मॉब और इसके भाई रीचू को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे एंड तभी रीचू को बचाने के लिए मॉब का इमोशन मीटर फट गया था एंड इसने पहली बार अपनी पावर्स को लोगों के ऊपर यूज किया था। एंड इसने ना उन तीनों बदमाशों को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया था, लेकिन साथ ही साथ इसने अपने भाई को भी बहुत इंजर्ड कर दिया था, क्योंकि ये ना अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया था। एंड उसी दिन की तरह जैसे ही मॉब बेहोश होता है एंड इसे अपने पास्ट की वो मेमोरी याद आती है, मॉब का इमोशन मीटर फिर से 100 के फट जाता है एंड मॉब की पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है एंड मॉब भाई बेहोश होने के बावजूद खड़ा हो जाता है। तो फाइनली तुम अपनी पावर्स का यूज करने के लिए तैयार हो गए? हाँ, आ जाओ। लेकिन भाई अब टेरू की साइकिक पावर्स मॉब के सामने कुछ थी ही नहीं। टेरू की फट जाती है भाई मॉब की इतनी ज्यादा साइकिक पावर्स को देख के एंड मॉब ना भाई टेरू के साथ साथ इस पूरे के पूरे स्कूल को बादलों के ऊपर भेज देता अपनी साइकिक पावर से। एंड अब जाके टेरू समझ जाता है कि सच में शायद ये इतना भी स्पेशल नहीं है एंड मॉब भाई सच में एक अलग ही लेवल पर है। एंड मॉब जब ये होश में आता है तो ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि इसने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया और एक इंसान के ऊपर अपनी पावर्स का यूज किया। लेकिन फिर ये किसी तरह टेरू को वापस अपनी पावर से नीचे बुला लेता है और पूरे के पूरे स्कूल को वापस अपनी साइकिक पावर से जोड़कर बना देता है। एंड अब जाके सारे के सारे गुंडे बच्चे भी होश में आ जाते हैं, देख कर ये डर के भाग जाते हैं कि किसी ने टेरू को इतना गंदा हरा दिया। एंड तभी मॉब टेरू से बोलता है, मुझे माफ करना टेरू। कोई बात नहीं मॉब, शायद मुझे इसकी जरूरत थी, मैं कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गया था। एंड तभी ये बॉडी बिल्डर वाले भी होश में आ जाते हैं एंड मॉब को लेके वहां से चले जाते हैं एंड मॉब वापस से घर आ जाता है एंड अपने भाई से कहता है, रीचू उस दिन के लिए मुझे माफ करना। कोई बात नहीं भैया, भूल जाइए उसके बारे में। एंड ये कह के रीचू वहां से चला जाता है एंड रीचू भले ये दिखाता नहीं है, लेकिन उस इंसिडेंट का इसके ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ा था। एंड रीचू ना इसीलिए आज तक अपनी साइकिक पावर्स को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। सारे के सारे आसपास के स्कूल में खबर फैल जाती है कि सॉल्ट एकेडमी स्कूल का कोई बच्चा है जिसने टेरू को हरा दिया और जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सारे
के सारे आसपास के स्कूल के गुंडे बच्चे मॉब को ढूंढने लगते हैं उसे लड़ने के लिए। एंड मॉब को ना ये लोग एक नया नाम भी देते हैं, व्हाइट टी पॉइजन। एंड फिर इधर हम मॉब को देखते हैं जो कि अचानक से जो से टकरा जाता है। ओए देख के चलो, ओ सॉरी। एंड रीचू ये भी ये देख लेता है कि इसके भाई को इसके स्कूल के गुंडे परेशान कर रहे हैं। एंड रीचू भी ना स्टूडेंट काउंसिल का हिस्सा होता है, तो स्टूडेंट काउंसिल और प्रेसिडेंट से कहता है कि इनको इनके स्कूल के गुंडों का कुछ करना चाहिए, जिसको किंजी जो कि स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट होता है ये ध्यान से सुनता है एंड कहता है ठीक है हम इसके बारे में जरूर कुछ करेंगे। एंड रीचू जब घर जा रहा होता है तब इसे एक आदमी मिलता है कौन, जो कि इससे कहता है ये इसकी मदद कर सकता है इसकी साइकिक पावर्स को और ज्यादा बढ़ाने में, क्योंकि असल में ना इसने रीचू को मॉब समझ लिया होता है क्योंकि दोनों का सरनेम सेम होता है ना इसलिए। एंड रीचू जब इसके साथ यहाँ आता है तो ये थोड़े और साइकिक पावर वाले बच्चों से मिलता है जो कि बहुत ज्यादा वीक होते हैं। एंड कौन ना इन सब की मदद कर रहा होता है इनकी साइकिक पावर्स को बढ़ाने में और इनके ऊपर रिसर्च कर रहा होता है क्योंकि इसका भी सपना होता है साइकिक पावर्स को पाने का। एंड फिर अगले दिन हम स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट किंजी को देखते हैं जो कि ना थोड़ा सा पागल होता है, ये पक गया होता है अपनी लाइफ में सिर्फ अच्छे काम कर करके, तो इसीलिए रीचू को अकेले में एकदम सुबह सुबह बुलाता है एंड इससे कहता है रीचू तुम्हें याद है तुमने कहा था कि तुम स्कूल के गुंडों को सबक सिखाना चाहते हो, टाइम आ चुका है। क्या मतलब है आपका? इस सीट पे जानते हो कौन बैठता है रीचू? जो स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा, और अब टाइम आ चुका है कि वो अपनी गलतियों की सजा भुगते। लेकिन मिस्टर प्रेसिडेंट, रीचू चलो साथ में स्कूल को साफ करते हैं, मजा आएगी। एंड रीचू की भी हालत ना थोड़ी बहुत किंजी की तरह ही होती है, ये भी थक गया होता है एक परफेक्ट स्टूडेंट बने रह के, और क्योंकि ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी होता है कि इसके पास साइकिक पावर्स नहीं है तो ये इसकी बात को मान जाता है। एंड फिर हम देखते हैं रीचू और किंजी साथ में जो के टेबल और बैग में लड़कियों की फ्लूट को डाल देते हैं। एंड जो जिसने मॉब के बॉडी बिल्डर स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया होता है स्ट्रॉन्ग होने के लिए, उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। एंड फिर जब जो क्लास में आता है तो रीचू और किंजी साथ में मिलकर जो को फंसा देते हैं कि जो ना लड़कियों की फ्लूट को चुरा के लेके जाके उनके साथ गलत काम करता है, जिसकी वजह से सारे के सारे बच्चों को जो से घिन हो जाती है। एंड जो को यकीन नहीं होता कि कोई भी इसके साथ आ ही नहीं रहा, इसका भरोसा ही नहीं कर रहा कोई। एंड रीचू क्योंकि आज इसने पहली बार इतना गलत काम किया होता है, ये लैब में बैठा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसने जो किया वो सही था या नहीं। एंड इसकी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। रीचू गुस्से में घर चला जाता है, लेकिन इसे ये नहीं पता होता कि इसने फाइनली इतने टाइम बाद आज इतने स्ट्रॉन्ग इमोशन को फील करने की वजह से अपनी साइकिक पावर्स को अनलॉक कर दिया होता है। एंड फिर जब रीचू घर पहुंचता है तो इसे डिम्पल दिखता है जो कि किसी तरह बच गया होता है और मरा नहीं होता। एंड रीचू को यकीन नहीं होता जब डिम्पल इसे बताता है कि इसने भी अपनी साइकिक पावर्स को अनलॉक कर लिया है। एंड रीचू जब मॉब की तरह स्पून बेंडिंग ट्राई करता है तो एकदम शॉक्ड रह जाता है, खुश हो जाता है कि सच में इसने साइकिक पावर्स को अनलॉक कर दिया, इसका सपना सच हो गया। एंड तभी डिम्पल इससे कहता है रीचू मेरे साथ टीम अप कर लो और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हें तुम्हारे भाई से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने में। जिसको सुन के रीचू पता नहीं क्यों और ज्यादा खुश हो जाता है और डिम्पल को अपने अंदर आने देता है। एंड अब ना भाई अपनी साइकिक पावर्स को और अच्छे से महसूस और यूज कर पा रहा होता है। एंड फिर हम देखते हैं रीचू और किंजी साथ में जो की तरह सारे के सारे गुंडे बच्चों को झूठे इल्जाम में फंसाने लगते हैं, उनकी बेइज्जती करने लगते हैं। एंड इस तरह ना ये लोग इनके स्कूल के हीरोज बन जाते हैं। एंड थोड़े दिनों में रीचू को भी किंजी की तरह मजा आने लगती है। एंड दिन पर दिन इसकी साइकिक पावर्स और ज्यादा बढ़ने लगती है। एंड ये ना भाई अब धीरे धीरे इविल होने लग गया होता है। क्या चाहिए तुम लोगों को? तुम ही हो ना जो किंजी के साथ मिलके हम सबको झूठे इल्जाम में फंसा रहा है? हाँ मैं फंसा रहा हूँ तुम लोगों को, तो क्या कर लोगे मेरा? एंड रीचू ना भाई अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके इन सबको आसानी से हरा देता है, लेकिन तभी टेरू वहां पर आ जाता है। ओए तुम्हें पता नहीं क्या तुम्हें अपनी साइकिक पावर्स को ऐसे लोगों के ऊपर यूज नहीं करना चाहिए। एंड तभी डिम्पल इसे पहचान लेता है, इससे कहता है रीचू निकलो यहाँ से, तुम इससे नहीं जीत सकते। हाँ वो तो अभी पता चल जाएगा। एंड रीचू टेरू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी टेरू इसे पकड़ लेता है एंड अपनी साइकिक पावर्स दिखाता है। एंड रीचू एकदम डर जाता है एंड समझ जाता है कि इसके और टेरू की पावर्स के बीच कितना बड़ा गैप है। लेकिन तभी टेरू और इसकी पावर की वजह से इसका विग गिरने वाला होता है, जिसे टेरू पकड़ लेता है। एंड इसी सही मौके का फायदा उठा के रीचू और डिम्पल किसी तरह वहां से निकल जाते हैं। एंड फिर इधर हम देखते हैं किंजी जब घर जा रहा होता है तो इसे कुछ दूसरे स्कूल के गुंडे घेर लेते हैं जो इससे व्हाइट टी पॉइजन यानी मॉब के बारे में पूछते हैं, जिसने टेरू को हराया था, क्योंकि इन लोगों को लगा था कि क्योंकि किंजी इनके स्कूल का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है तो इसे पता होगा। एंड जब ये इन्हें कुछ भी नहीं बताता तो ये गुंडे इसे ही बहुत गंदा पीट देते हैं। एंड फिर इधर हम देखते हैं रीचू इधर लोगों को हरा हरा कर स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है एंड किंजी इधर अलग अलग स्कूल के गुंडों से पिट पिट कर परेशान हो गया होता है। एंड अब क्योंकि इसके स्कूल के गुंडे बच्चे भी नहीं बचे होते इसकी वजह से, तो इसका कोई बदला लेने वाला भी नहीं था और इसे पता भी नहीं था कि व्हाइट टी पॉइजन कौन है और किसी और को ऐसे फंसा भी नहीं सकता था। तो ये बेचारा जब भी बाहर निकलता था ये पिटी जाता था, तो इसीलिए अपने घर में छुप जाता है। एंड अब ना इसे एहसास हो जाता है कि इसने बहुत ही गलत काम किया है। एंड फिर इधर हम रीचू और डिम्पल को देखते हैं। रीचू मेरे बच्चे तुम तो दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो, जल्दी हम दोनों पार्टनर्स इस दुनिया के भगवान होंगे। डिम्पल हम दोनों पार्टनर्स नहीं है, तुम मेरे नौकर हो और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे किसी दिन कंट्रोल कर पाओगे तो भूल जाओ। एंड डिम्पल भाई समझ जाता है कि रीचू मॉब की तरह बेवकूफ नहीं, बहुत ज्यादा चालाक है। एंड फिर हम देखते हैं क्योंकि किंजी अपने घर में छुप गया होता है तो ये सारे के सारे आसपास स्कूल के गुंडे अब रीचू को घेर लेते हैं। ध्यान से सुनो बच्चे, अगर पिटना नहीं चाहते तो चुपचाप बताओ कि व्हाइट टी पॉइजन जिसने टेरू को हराया था वो कहाँ है। हाँ क्यों नहीं, मैं बताता हूँ।
मैं हूँ व्हाइट टी पॉइजन जिसने टेरू को हराया था, अब आ जाओ। एंड टेरू भी यहाँ पर होता है जो सब कुछ देख लेता है एंड ये तुरंत ही मॉब के पास चला जाता है उसे सब कुछ बताने के लिए। एंड ये सारे के सारे गुंडे बच्चे रीचू के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन रीचू भाई अपनी पावर का यूज करके इन सारे बच्चों की बैंड बजा देता है। लेकिन तभी इधर ऊपर हम एक आदमी को देखते हैं जो यहाँ ऊपर से रीचू को इसकी पावर्स यूज करते हुए देख रहा होता है। ओ तुम लोग भागने की सोचना मत, क्योंकि तुम लोग चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकते। एंड रीचू ना भाई इन सबकी बैंड बजा देता है, लेकिन तभी मॉब वहाँ पर आ जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो रीचू, और इन सबको तुमने मारा है क्या? एंड रीचू ये तो अपनी पावर्स की वजह से अंधा हो गया होता है। हाँ भैया, मेरी भी साइकिक पावर्स अनलॉक हो गई है। एंड रीचू भाई मॉब से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एंड डिम्पल जैसे ही देखता है कि रीचू पागल हो गया और मॉब से लड़ने वाला है, वहाँ से भाग जाता है डर के। कोई नहीं, मुझे जरूरत भी नहीं है अब उसकी। एंड तभी रीचू मॉब के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी मॉब खुश हो जाता है एंड बोलता है, अरे हाँ रीचू, तुम्हारी तो सच में साइकिक पावर्स अनलॉक हो गई, मैं बहुत खुश हूँ। एंड इसको सुनते ही रीचू थोड़ा शॉक्ड हो जाता है एंड इसकी अब थोड़ी सी आंखें खुलती है कि ये गलत कर रहा है, ये अपने भाई से ही लड़ने जा रहा है जो कि इससे इतना प्यार करता है। मैं जानता था तुम हमेशा से साइकिक पावर्स चाहते थे रीचू, मैं बहुत खुश। भैया चुपचाप मेरी बात सुनिए, मैं हमेशा से साइकिक पावर्स इसलिए चाहता था क्योंकि मैं अपने आप को आपसे छोटा और कमजोर समझता था। सच तो ये है भैया कि मैं हमेशा इतना अच्छा छोटा भाई सिर्फ इसलिए बन के रहता था क्योंकि मैं उस दिन की वजह से आपसे डरता था, लेकिन अब मेरे पास भी साइकिक पावर्स है, अब मैं आपसे डरता नहीं भैया। लेकिन तभी मॉब बोलता है, मुझे माफ करना अगर तुम्हें मुझसे डर लगता है, लेकिन तुम्हें मुझसे कभी डरने की जरूरत नहीं थी रीचू, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ। एंड मॉब ना भाई जाके इन सब से सॉरी बोलने लगता है एंड कहने लगता है कि ये सब इसके छोटे भाई को माफ कर दें। रीचू को समझ नहीं आता कि मॉब आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, ये इतना अच्छा क्यों है। एंड रीचू को ना ये समझ आने लगता है कि ये कितना गलत कर रहा है, ये पागल हो गया अपनी पावर्स को पाके। लेकिन तभी इधर ऊपर हम इस आदमी को देखते हैं जो यहाँ ऊपर से रीचू पर नजर रखा होता है। अचानक से इसे कॉल आता है, क्या कर रहे हो तुम, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी उस बच्चे को लेके आओ, मैंने यहाँ अपना काम पूरा कर दिया है। ठीक है ठीक है। एंड तभी हम देखते हैं आदमी जिसका नाम हूतो होता है, ये यहाँ नीचे आ जाता है, रीचू के ऊपर अटैक कर इसे इंजर्ड कर देता है। चलो बच्चे, बहुत कमजोर लोगों पे रौब झाड़ लिया तुमने, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ओए कमजोर किसको बोला तुमने? एंड तभी ये सारे के सारे गुंडे बच्चे इस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये आदमी बिना एक साइकिक होता है और इन सबकी बैंड बजा देता है। लेकिन तभी मॉब इसे पीछे से पकड़ लेता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई? लेकिन तभी इसे एक जोर का पंच मारकर बहुत इंजर्ड कर देता है, रीचू को अपने साथ लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी मॉब फिर से उठ जाता है और अब और ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। एंड मॉब ना भाई इस आदमी के ऊपर अपने भाई को बचाने के लिए अपनी साइकिक पावर्स का यूज कर अटैक कर देता है। ओ तो तुम्हारे पास भी साइकिक पावर्स है, हाँ, छोड़ो मेरे भाई को। एंड तभी हूतो इसके ऊपर अटैक कर देता है। ये ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, रीचू को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंच मार के बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। मॉब को तो बहुत गंदा मारने लगता है। एंड मॉब ये बेचारा क्योंकि लोगों के ऊपर अपनी साइकिक पावर्स को यूज करना नहीं चाहता था, इसलिए बहुत ज्यादा गंदा पिटने लगता है। एंड रीचू इस बेचारे से अपने बड़े भाई को इतना पिटते हुए देखा नहीं जा रहा होता, तो ये जाके हूतो से कहता है, प्लीज रुक जाओ, मुझे ले चलो, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दो। पागल हो क्या, अभी तो मुझे मजा आ रही है। एंड मॉब इसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा होता है, जिसकी वजह से इसका मीटर भी बढ़ता जा रहा होता है। मेरे भाई को दोबारा छूना मत। अच्छा ऐसा है क्या? एंड तभी रीचू के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, इसकी बात को मान ही नहीं होता, जिसकी वजह से मॉब का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है एंड मॉब का इमोशन मीटर फट जाता है भाई। एंड अब भाई मॉब यूज करने लगता है अपनी साइकिक पावर से हूतो को की तरह मारने लगता है, इसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। हूतो इसके सामने टिक ही नहीं पा रहा होता और हूतो भाई एकदम शॉक रह गया होता है कि एक बच्चा इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे, आखिर कैसे? एंड ये सारे भी समझ जाते हैं कि मॉब ही असली द व्हाइट टी पॉइजन। हाँ, अब मेरे पास शायद और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड तभी ना भाई ये चीटिंग कर देता है एंड मॉब के ऊपर एक कर्स स्प्रे का यूज कर देता है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और सामने वाले को चाहे वो जितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना उसे बेहोश कर देता है। एंड क्योंकि मॉब इसके लिए तैयार नहीं था, मॉब वहीं पर बेहोश हो जाता है एंड ये रीचू को लेके वहां से जाने लगता है, लेकिन मॉब फिर से खड़ा हो जाता है। एंड अब भाई हूतो की फट जाती है एंड ये तुरंत ही रीचू को लेके वहां से भाग जाता है। एंड मॉब ना भाई खड़ा तो हो गया होता है, लेकिन ये अभी भी बेहोशी था। एंड तभी टेरू और डिम्पल वहां पर आ जाते हैं एंड मॉब को अपने साथ लेके टेरू के अपार्टमेंट आ जाते हैं। एंड जैसे ही मॉब होश में आता है, ये डिम्पल को पकड़ लेता है। कहाँ है रीचू? मुझे नहीं पता, भगवान की कसम मुझे पता है मॉब, उन किडनैपर्स ने मुझे भी कुछ दिनों पहले किडनैप करने की कोशिश की थी। वो किडनैपर्स एक ग्रुप के लिए काम करते हैं जिनका नाम क्लॉ है, जो कि दुनिया भर से साइकिक पावर्स वाले को कलेक्ट करे, जिनका यूज करके वो इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। और मेरी डेटा के हिसाब से उनके पास 100 से भी ज्यादा साइकिक्स हैं, जिनमें से कुछ तो हमारी तरह नेचुरल भी हैं, जैसे वो आदमी जिसे तुम आज लड़े। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कितने हैं, मैं जा रहा हूँ अपने भाई को बचाने। रुक जाओ मॉब, अभी सही टाइम नहीं है, हमें पहले ये पता करना होगा कि उनको रीचू के बारे में पता कैसे चला। एक मिनट, शायद मुझे पता है कि क्लॉ वालों को रीचू के बारे में कहाँ से पता चला होगा। एंड फिर ये सारे के सारे यहाँ कॉन के लैब आ जाते हैं, जहाँ पे क्लॉ वालों ने पहले ही अटैक कर दिया था एंड उन सारे साइकिक बच्चों को भी अपने साथ किडनैप करके ले गए थे। एंड यहीं से क्लॉ वालों को रीचू के बारे में पता चला था। एंड फिर इधर हम देखते हैं तो रीचू और इन सारे बच्चों को क्लॉ के एक सीक्रेट हेडक्वार्टर्स लेके आ जाता है। एंड यहाँ पे ना हम
हम हूतो की तरह एक और अपर क्लॉ मेंबर रेजर को भी देखते हैं। क्या एक बच्चा जो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि मैं बहुत इंजर्ड हो गया था। एंड तभी एक और अपर क्लॉ मेंबर रेजे वहाँ पर आ जाता है। कोई बात नहीं, मैं उस बच्चे को लेके आता हूँ, तुम बस मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन दो। एंड फिर रेजे मॉब की तरफ निकल जाता है। एंड इधर हम इन लोगों को देखते हैं जो सोच रहे होते हैं कि आखिर कैसे रीचू की लोकेशन का पता करे। लेकिन तभी वहाँ पर रेजे आ जाता है जो आया तो यहाँ मॉब को पकड़ने के लिए था, लेकिन बेचारा खुद पकड़ लिया जाता है। एंड इसे ये लोग टॉर्चर करके सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते, सब कुछ कि कहाँ पर वो हेडक्वार्टर्स है, सारे अपर क्लॉ मेंबर्स के बारे में, उनके कमांडर यू के बारे में जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ। एंड फिर ये लोग साथ में इधर क्लॉ के सीक्रेट हेडक्वार्टर्स आ जाते हैं। एंड ये यहाँ से डर के भाग जाता है। एंड इधर हम देखते हैं रीचू यहाँ इन पांचों बच्चों के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं और इन तीनों गार्ड्स की बैंड बजा के ये भी यहाँ से भागने लगता है, क्योंकि लोगों ने ना रीचू की पावर को अंदाजा नहीं था। एंड ये तीनों ने इधर क्लॉ के हेडक्वार्टर्स के अंदर घुस जाते हैं। एंड डिम्पल ने ना एक गार्ड की बॉडी पे कब्जा कर लिया होता है और इन तीनों का एक मिशन होता है, रीचू और बाकी बच्चों को बचाना। एंड फिर इधर हम सारे अपर क्लॉ मेंबर्स को देखते हैं, तो वो तीनों अंदर घुस गए हैं, जिनमें से एक वो भी है जिसने तुम्हारी बैंड बजाई थी। हाँ सही कहा, इसलिए तुम लोग यहीं पे रहना, मैं जा रहा हूँ उससे रीमैच करके उस बच्चे को सबक सिखाने। एंड फिर हूँ तो दोबारा से इन लोगों के सामने आ जाता है। मॉब चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं टेरू, मुझे जरूरत नहीं है, इस बार मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं और मेरे भाई की लाइफ खतरे में है। ओह अच्छा ऐसा है क्या? तुम्हें लगता है तुम होल्ड बैक नहीं करोगे तो मुझसे जीत जाओगे? एंड तभी हूँ तो इन लोगों की तरफ इन पर अटैक करने के लिए फुल पावर से दौड़ता है, लेकिन इस बार भाई मॉब सच में होल्ड बैक नहीं करता है। ये सच में हूतो की आसानी से बैंड बजा देता है। एंड बैंड से मेरा मतलब है लेजिट बैंड। एंड अब ये सारे के सारे समझ जाते हैं कि ये लोग इन तीनों को हल्के में नहीं ले सकते। ये तीनों अलग अलग बटकर रीचू और बाकियों को ढूंढने लगते हैं और इन तीनों के सामने क्लॉ मेंबर्स आने लगते हैं, लेकिन ये लोग सबको हराते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी रेजर और एक और क्लॉ मेंबर साथ में मिलकर टेरू को पकड़ लेते हैं। एंड ये वाला क्लॉ मेंबर मात्सु आके डिम्पल को पकड़ लेता है, जो कि अपनी साइकिक पावर से घोस्ट को कंट्रोल कर सकता था। एंड ये ना डिम्पल को अपनी घोस्ट जार में बंद कर देता है, जिसके अंदर ढेर सारे घोस्ट होते हैं। एंड तभी इधर हम पांचों को देखते हैं जो कि बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी इनके सामने एक लड़का आ जाता है जिसका नाम होता है मैक्स। तभी रीचू इन चारों से कहता है तुम चारों यहाँ से जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, आ जाओ, तुम्हारा यूज करके मैं तुम्हारे भाई को पकड़ूंगा। एंड फिर इधर हम देखते हैं मॉब सबको हराते हराते आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से इसको अपने सामने रीचू दिखता है जो कि बेहोश पड़ा होता है, जिसको किसी और ने नहीं मैक्स ने इतना इंजर्ड किया होता है। इसकी हालत को देख के मॉब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड इसका मीटर बढ़ता जा रहा होता है। तभी इसके पास सौर आ जाता है एंड इसकी साइकिक पावर्स होती है कि लोगों की साइकिक पावर्स को अब्सॉर्ब कर सकता है। लेकिन जब तक भाई सौर या मॉब के पास पहुंचता है इसकी साइकिक पावर्स को अब्सॉर्ब करने के लिए, मॉब का मीटर फट चुका था। एंड भाई इसकी इतनी ज्यादा खतरनाक और ज्यादा साइकिक पावर्स को अब्सॉर्ब करने की वजह से खुद ही पागल होकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ मॉब भी वहीं पर अपने मीटर फटने की वजह से बेहोश हो जाता है। एंड ये लड़का मैक्स दोबारा से इन लोगों के सामने आ जाता है, जो कि रीचू और मॉब दोनों की पावर से काफी इंप्रेस हो गया होता है। एंड तभी इधर हम देखते हैं मॉब के फोन को ट्रैक करते करते रेंगन भी यहाँ पर पहुंच जाता है। एंड इधर हम देखते हैं जब मॉब होश में आता है तो रीचू, मॉब और टेरू सब साथ में एक ही कमरे में होते हैं और रीचू को ठीक देख के मॉब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एंड रीचू को यकीन नहीं होता कि मॉब कितना अच्छा है भाई, वो रीचू से जरा सा भी गुस्सा है, दुखी नहीं उन सबके लिए जो कि रीचू ने इससे कहा था। एंड पता नहीं कैसे ये तीनों यहाँ जिस कमरे में होते हैं ना, इसके अंदर ये लोग अपनी साइकिक पावर्स को यूज नहीं कर पा रहे होते, इसीलिए ये लोग यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। लेकिन तभी इधर हम रेंगन को देखते हैं जो बस चुपचाप बिना डरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ इनके सीक्रेट बेस के अंदर घुसने लगता है। रुक जाओ, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? पहले तो थोड़ा रिलैक्स करो दोस्त, और दूसरा मैं यहाँ मेरे सबऑर्डिनेट से मिलने आया हूँ। एंड क्योंकि इन सबको ये न्यूज मिली थी कि इनके क्लॉ टीम का सुप्रीम बॉस यहाँ पर आने वाला है, एंड रेंगन कहता है कि वो यहाँ पे अपने सबऑर्डिनेट से मिलने आया है, तो इन सबको लगता है कि रेंगन इन सबका सुप्रीम बॉस है जो यहाँ कमांडर रू से मिलने आया है। एंड इन सब के पास भी जैसे ये न्यूज पहुंचती है कि सुप्रीम बॉस यहाँ पर आ गए, सारे के सारे एकदम डर जाते हैं। एंड फिर इधर हम देखते हैं ये सारे के सारे बेवकूफ रेंगन को अपना सुप्रीम बॉस समझ के मॉब के पास लेके आ जाते हैं। अरे बॉस! एंड जैसे टेरू को पता चलता है कि ये मॉब का भी बॉस है, साथ ही साथ क्लॉ का सुप्रीम बॉस है, ये एकदम शॉक डर जाता है कि कौन है ये आदमी जिसके पास से जरा सी भी साइकिक पावर को सेंस ही नहीं कर पा रहा। यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों, मॉब और मॉब के भाई? घर चलो, देर हो गई है, तुम लोग के पेरेंट्स चिंता कर रहे होंगे। एंड इस तरफ बिना जाने रेंगन इन तीनों को इस जेल से बचा लिया होता है और घर लेके जाने लगता है। लेकिन तभी ये सारे वहाँ इसके सामने आ जाते हैं एंड कमांडर यू एकदम गुस्सा आ जाती है और इससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हम सबको बेवकूफ बनाने की कि तुम सुप्रीम बॉस हो? हाँ। एंड ये रेंगन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन मॉब रेंगन को बचा लेता है। एंड इनके कमांडर की साइकिक पावर भी भाई कमाल की होती है, लेकिन तभी रेंगन इसे एक ड्रॉप किक मार देता है। भाई मॉब, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है ना कि तुम कभी भी अपनी पावर्स को लोगों के ऊपर यूज नहीं कर सकते? लेकिन मास्टर चिंता मत करो मॉब, अब क्योंकि मैं यहाँ आ गया हूँ तो तुम्हें अपनी पावर्स को यूज करने की कोई जरूरत नहीं। ओए जोकर, ध्यान से देखो इसे। एंड रेंगन इसे अपने कॉइन पे फोकस करने के लिए कहता है, जैसे ही इसके पास पहुंचता है इसे सरप्राइज पंच मार देता है। एंड अब ये लोग भाई बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं एंड अपनी अपनी पावर का यूज करने लगते हैं। एंड तभी रू अपनी सुपर साइकिक अटैक ब्लैक होल का यूज कर देती है एंड इस पूरी की पूरी बिल्डिंग की छत को उड़ा देती है। ये सारे मिलकर इन पर अटैक कर देते हैं और ये दोनों भी इधर से इन पर अटैक कर देते हैं। मॉब, तुम अपनी पावर को इन सब के ऊपर यूज नहीं कर सकते, लेकिन इन इविल स्पिरिट्स के ऊपर कर सकते हो। एंड तभी मॉब आसानी से माचू के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट इविल स्पिरिट्स को एक बार में खत्म कर देता है। मॉब, अपनी पावर का इन सब के ऊपर भी यूज करो, मैं और रीचू अकेले इन सबको नहीं हरा सकते। नहीं मॉब, तुम अपनी पावर को लोगों के ऊपर यूज नहीं कर सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा कुछ भी करके। भैया प्लीज जल्दी, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। नहीं
नहीं मॉब, हमें यहाँ से भागना होगा। भैया जल्दी खत्म करिए इन सबको, हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं है। नहीं मॉब, हमें यहाँ से भागना होगा, तुम किसी को खत्म करने की जरूरत नहीं है। एंड मॉब भाई एकदम कंफ्यूज हो जाता है, इसे समझ नहीं आता कि ये क्या करे, मास्टर की बात माने या फिर टेरू और अपने भाई को बचाने के लिए इन सबको खत्म कर दे। एंड इसका कंफ्यूजन और डर इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा होता है कि इसके साथ ही साथ मीटर भी फटने वाला होता है। मॉब तुम्हें समझना होगा, तुमने अगर आज यहाँ पे किसी को भी मारा तो तुम कभी भी एक पीसफुल लाइफ नहीं जी पाओगे। भैया जल्दी, मॉब जल्दी करो, मरो तुम सब। एंड तभी मॉब का मीटर डर और कंफ्यूजन के मारे फट जाता है, लेकिन तभी रेंगन इसे जोर से पकड़ लेता है और चिल्ला के बोलता है, चिंता मत करो मॉब, मैं हूँ यहाँ। एंड इसको सुनते ही मॉब की बॉडी पता नहीं क्यों लेकिन एकदम पूरी रिलैक्स हो जाती है। एंड इसके अंदर का सारा डर, कंफ्यूजन रेट सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि ये ना भाई अपने मास्टर पर पूरी तरह से ट्रस्ट करता था। एंड अब हम इनके पास को देखते जब मॉब पहली बार रेंगन के पोस्टर को देख के रेंगन से मिलने गया होता है। ओ तो तुम्हारे हिसाब से तुम भी मेरी तरह एक साइकिक हो और तुम्हें भी घोस्ट दिखते हैं हाँ? एंड रेंगन को लगता है कि ये बच्चा कोई पागल है जो अपनी दुनिया में जी रहा है। हाँ, और मुझे ये भी डर लगता है कि कभी मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया तो मैं खुद के लोगों को इंजर्ट कर दूंगा। मुझे लगता है कि मैं सबसे अलग और अजीब हूँ। लेकिन तभी ना रेंगन इसका दिल रखने के लिए उसे खुश करने के लिए कहता है, नहीं देखो बच्चे, साइकिक पावर्स होना तुम्हें अजीब, अलग या स्पेशल नहीं बनाती। ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ लोग फेंकने में अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी वो सब नॉर्मली होते हैं। ठीक वैसे तुम भी नॉर्मली हो। फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि तुम अपनी पावर्स को किस तरह से यूज करते हो, अच्छे कामों के लिए या बुरे कामों के लिए। एंड इसको सुन के ना मॉब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड ये पूरा फैन हो जाता है रेंगन का। एंड रेंगन भी खुश हो जाता है सोच के कि इसने एक थोड़े पागल बच्चे की हेल्प कर दी। लेकिन तभी रेंगन के हाथ से इसका कप गिर जाता है एंड मॉब के ऊपर इसकी चाय गिरने वाली होती है। लेकिन तभी मॉब अपनी पावर्स का यूज करके इसके कप को संभाल लेता है। एंड अब रेंगन समझ जाता है कि बच्चा सही कह रहा है, ये सच में जीता जाता साइकिक है। एंड क्योंकि रेंगन ये जानता था कि मॉब थोड़ा बेवकूफ है ताकि मॉब कभी बुरे रास्ते पे ना जाए, इसलिए इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। एंड ये मॉब से कहता है, बोलो मॉब मेरे लिए काम करोगे। एंड तभी से मॉब ना रेंगन का स्टूडेंट बन गया होता है। एंड तभी इधर हम देखते हैं रेजर पीछे से आके रेंगन पर अटैक कर देता है, लेकिन रेंगन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। एंड सारे के सारे लोग शॉक रह जाते हैं क्योंकि इन सबको तो पता होता है कि रेंगन एक फेक है, उसके अंदर कोई साइकिक पावर नहीं है। फिर आके रेजर के अटैक का इसके ऊपर कुछ असर कैसे नहीं हुआ। एंड तभी रेजर फिर से इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार रेंगन इसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और तोड़ देता है। मात्सु इसके ऊपर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट इविल स्पिरिट से अटैक कर देता है, लेकिन रेंगन इसे एक ही पंच में गायब कर देता है भाई। एंड यू के ब्लैक होल्स अटैक को तो ना ये पानी के बबल्स की तरह फोड़ रहा होता है। एंड असल में ना जब मॉब का मीटर फटा था एंड रेंगन ने इसे पकड़ लिया था और मॉब पूरा रिलैक्स हो गया था क्योंकि इसकी बॉस के ऊपर बहुत ट्रस्ट करता था, इसीलिए इसकी सारी की सारी रेज, कंफ्यूजन, वो सारी पावर रेंगन के अंदर ट्रांसफर हो गई थी। एंड इसीलिए रेंगन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था कि अकेले इन सबकी बैंड बजा देता है। एंड सबको यकीन नहीं होता कि मॉब का मास्टर तो सच में कितना कमाल का, कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी इधर हम देखते हैं यू भाई पगला जाता है एंड अपना फेस रिवील कर देता है। एंड ये ना कोई लड़की नहीं बल्कि एक पागल सा बुढ़ा होता है जो कि पूरा पगला जाता है। एंड अब तक ना रेंगन के अंदर जो मॉब की पावर्स थी वो खत्म हो गई थी। यू पूरा पगला जाता है एंड अपने साथ साथ इन सबको खत्म करने वाला था एक बहुत बड़े ब्लास्ट से। एंड अब इसको रोकने की पावर किसी के पास नहीं थी, लेकिन तभी मैक्स वहां पर आ जाता है एंड इसे एक जोर का पंच मारकर बेहोश कर देता है। एंड इस मैक्स की पावर भी ना भाई अलग ही लेवल पर होती है जो कि आसानी से यू को हरा देता है। एंड असल में ना ये असली सुप्रीम बॉस का बेटा होता है जो यहाँ पे अपने साथ कुछ लोगों को मेन हेडक्वार्टर्स लेके जाने के लिए आया होता है। तुम सब के सब बहुत वीक हो, तुम सब में से कोई भी हमारे किसी काम के नहीं। मैं आज अभी कभी सीक्रेट हेडक्वार्टर्स को बंद करता हूँ और तुम सारे लोगों को क्लॉ से निकालता हूँ। एंड ये कह के मैक्स वहाँ से चला जाता है। एंड तभी मात्सु अपने ट्रम्प कार्ड का यूज कर देता है और अपने स्पिरिट जार को खोल देता है अपने सारे के सारे इविल स्पिरिट्स को रिलीज करने के लिए। लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ डिम्पल बाहर निकलता है जिसने सबको संभाल लिया था। एंड अब इसके अंदर काफी ज्यादा पावर आ गई थी। एंड इस तरह ये सारे के सारे क्लॉ के हेडक्वार्टर्स को खत्म कर देते हैं एंड अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं। एंड अगले दिन से मॉब फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू कर देता है जहाँ वो रोज रोज ट्रेनिंग करता है स्ट्रॉन्ग और अच्छा होने के लिए, ताकि अपने प्यार सुबुमी के लायक बन सके एंड अपने ट्रू फीलिंग्स को उसे बता सके। एंड फिर इधर हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर आगे जो से माफी मांगते हैं जो इन लोगों को माफ कर देता है, क्योंकि ये भी जानता था कि ये भी पूरा दूध का धुला नहीं है, इसने भी गलत काम किए हैं। एंड ये भी ना भाई मॉब की वजह से अच्छा हो गया होता है एंड उसी की तरह ट्रेनिंग करने लगता है स्ट्रॉन्ग होने के लिए। एंड टेरू इन सारे बच्चों को अपने अंडर ले लेता है इन सब की पावर्स को बढ़ाने और इम्प्रूव करने के लिए। एंड अब भले ही रेंगन के पास इसकी साइकिक पावर्स तो नहीं थी, लेकिन अब इसके पास घोस्ट स्पिरिट्स को देखने की एबिलिटी आ जाती है, इसलिए फाइनली ये दोनों तिगड़म एक दूसरे से मिल जाते हैं। रीचू के पास भी साइकिक पावर्स आ जाती है एंड सब लोग भाई बहुत खुश हो जाते हैं। एंड अब इधर हम मैक्स को देखते हैं जो अपने पापा क्लॉ के सुप्रीम लीडर को सब कुछ बता रहा होता है। एंड इसके पापा सुप्रीम लीडर की साइकिक पावर ना भाई मॉब से भी ऊपर लेवल की होती है, जो कि कई सालों बाद यहाँ वापस जापान आ गया होता है। एंड अगले दिन हम देखते हैं मॉब और रेंगन साथ में मिलकर एक फार्मर की मदद करते हैं जिसके फार्म को एक घोस्ट तबाह करी थी। एंड उसके बदले वो फार्मर इनको फार्म का कुछ सामान देते थे क्योंकि उसके पास पैसे तो थे नहीं। एंड इसीलिए रेंगन मॉब को पैसे नहीं बल्कि एक ब्रोकली का सीड्स का पैकेट से दे देता है जो कि मॉब ना अपने आगे वाली जेब में रख लेता है। एंड मॉब ना भाई अब अपनी साइकिक पावर से पेड़ों को भी उगाना सीख गया होता है। एंड फिर इधर हम देखते हैं लॉल ग्रुप वाले फुल ट्राई कर रहे होते हैं मॉब को ढूंढने की, लेकिन ढूंढ ही नहीं पा रहे होते। एंड फिर इधर हम मॉब को देखते हैं जिसको अपने लॉकर में एक लव लेटर मिलता है जो कि सच में इस बार एक लड़की का होता है जो मॉब को प्रपोज कर देती है भाई। लेकिन क्योंकि हमारा मॉब सुबोमी से प्यार करता था इसलिए इसको मना कर
कर देता है, लेकिन ताकि इसका मन ना टूटे इसलिए मॉब इससे दोस्ती जरूर कर लेता है। एंड ये लोग ना साथ में रोज रोज घर जाने लगते हैं। किसी को भी यकीन नहीं होता कि मॉब की एक लड़की दोस्त बन गई है। ये लोग कई दिनों तक साथ में घर जाते हैं, टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एंड मॉब को ना भाई इसके साथ अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली पहली बार कोई लड़की इसको इतना भाव दे रही है। एंड हमारा मॉब ना भाई इतना अच्छा होता है कि पहले तो इस लड़की मे के साथ इसके घर जाता है इसे छोड़ने, फिर वापस से स्कूल जाता है अपने बॉडी बिल्डर क्लब के साथ ट्रेनिंग करने के लिए। एंड मॉब को ना भाई धीरे धीरे मे अच्छी लगने लग जाती है। फिर एक दिन मे मॉब को बताती है कि वो एक नॉवेल लिखना चाहती है। एंड मॉब को वो अपनी नॉवेल भी दिखाती है, जिसे मॉब पढ़ता है एंड कहता है ये तो बहुत अच्छी है। लेकिन मे गुस्से से इसकी नॉवेल इससे छीन लेती है एंड कहती है तुम्हें जरूरत नहीं है झूठ बोलने की, मुझे पता है कि तुमने इस नॉवेल को ढंग से नहीं पढ़ा है मॉब। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारे अंदर सच में किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं है ना मॉब। मैं जानती हूँ तुम सब कुछ इसलिए कर रहे हो ताकि मुझे बुरा ना लगे। तुम मुझे रोज रोज घर तक छोड़ते हो, फिर वापस स्कूल जाते हो ट्रेनिंग करने के लिए। तुम हर चीज करते हो जो कि मैं तुमसे कहती हूँ करने के लिए। तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो मॉब, इसीलिए अब मुझसे और झूठ नहीं बोला जाएगा। आई एम सॉरी मॉब, असल में मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए प्रपोज किया था क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ने मुझे डेयर दिया था तुम्हें अपने प्यार में फंसा के तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए। लेकिन इतने दिन तुम्हारे साथ बिताने के बाद मेरे में हिम्मत नहीं है वो करने की, इसीलिए आई एम सॉरी मॉब। एंड ये कह के मे वहाँ से चली जाती है एंड मॉब बस वहाँ पर चुपचाप बैठा रह जाता है। लेकिन वापस जाते वक्त मे की दोस्तें मे से मिल जाती है जो मजाक मजाक में ना मे की नॉवेल को फाड़ देती है। एंड मे ये बेचारी ताकि इसकी बेइज्जती ना हो ये ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाती। लेकिन तभी मॉब वहाँ पर आ जाता है और चुपचाप मे की फटी नॉवेल के पेजेस को कलेक्ट करने लगता है। ये तुम क्या कर रहे हो मे, तुमने शायद इसे कुछ ज्यादा ही पागल कर दिया। ओए लड़के, मे तुम्हें पसंद नहीं करती है समझे ना, वो सिर्फ तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी। लेकिन तभी मॉब बोलता है मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं और मुझे दुख होगा अगर इस नॉवेल को ऐसे फेंक दिया तो, इसीलिए मैं इसे रखूंगा अगर तुम लोगों को ये नहीं चाहिए तो। एंड मॉब ना भाई मे की फटी हुई नॉवेल के पन्नों के कागज को जमा करने लगता है। एंड इसको देखकर मे में भी हिम्मत आ जाती है एंड ये भी मॉब की मदद करने लगती है। मे की दोस्तों को लगता है कि ये दोनों पागल हो गए और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मॉब और ये दोनों जानते थे कि ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं। एंड तभी अचानक से हवा का एक जोर का झोंका आता है जो कि इन सारे कागज के टुकड़ों को उड़ाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है। रहने दो मॉब, शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है एक राइटर बनना, लेकिन थैंक यू। लेकिन तभी मॉब अपनी साइकिक पावर का यूज करता है एंड इन सारे कागज के टुकड़ों को हूबहू वैसे ही जोड़ देता है जैसे कि वो थे। एंड इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना, अगर मॉब ने इसकी स्टोरी को अच्छे से ना पढ़ा होता तो वो कैसे पूरी स्टोरी की वैसे ही हूबहू जोड़ देता। एंड भले ही मॉब और मे साथ में नहीं आते क्योंकि मॉब को तो सुबोमी पसंद है और इसको मॉब पसंद नहीं है, लेकिन मॉब के लिए मे के मन में रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड ये डिसाइड कर लेती है कि मॉब के ऊपर ही एक स्टोरी लिखेगी। एंड अगले दिन हम देखते हैं मॉब स्कूल से घर जा रहा होता है, लेकिन तभी कुछ लड़के मॉब को परेशान करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन तभी पहले तो डिम्पल इनकी ऐसी की तैसी कर देता है। जब दोबारा अगले दिन ये लोग परेशान करने की कोशिश करते हैं तब रीचू इन लोगों की बैंड बजा देता है। एंड फिर जब अगले दिन ये लोग फिर से मॉब को परेशान करने की कोशिश करते हैं तब ये बॉडी बिल्डर वाले यहाँ पर आके इनकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। एंड ये दोनों लड़के समझ जाते हैं कि भाई इस लड़के से पंगा लेने वाला नहीं है, खतरनाक है। एंड मॉब के ना भाई अब धीरे धीरे सच में अच्छे दोस्त बनने लग गए होते हैं एंड मॉब को ना अच्छा लगने लग गया होता है सबके साथ। एंड फिर हम देखते हैं अपने इन दोस्तों के साथ में पार्टी कर रहा होता है एंड इसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से इसे रेंगेन का कॉल आ जाता है, हेलो मॉब, जल्दी से जो एड्रेस भेज रहा हूँ यहाँ पे आ जाओ। लेकिन बॉस मैं बिजी हूँ। मॉब भूलो मत, हमारे क्लाइंट तुम्हारे सारे कामों से ज्यादा ऊपर आते हैं, अब जल्दी आओ, टाइम नहीं है। एंड बेचारे मॉब को ना चाहते हुए भी इस भूत को मारने आना पड़ता है जो कि बहुत ही ज्यादा वीक होता है। बहुत अच्छे मॉब, तुम्हारे 300 रुपए थोड़े दिनों बाद ले लेना, ठीक है? बॉस मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे कभी भी मत बुला लिया करिए, मेरी भी एक लाइफ है, मेरे भी दोस्त हैं। किस लाइफ की बात कर रहे हो तुम मॉब? तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है, सबके सब तुम्हें यूज कर रहे हैं मॉब। भूलो मत, सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हारा अच्छा चाहता है। आखिर कब तुम समझदार बनोगे मॉब? एंड मॉब को ना भाई इसकी बातों का बुरा लगने लगता है एंड रेंगे ना भाई कुछ ज्यादा ही बोल जाता है। समझो मॉब, तुम मेरे साथ रह के लोगों की लाइफ को बचा रहे हो, ये तुम्हारे और हमारे बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम्हें आना ही होगा मॉब। एंड अब भाई मॉब आज पहली बार रेंगन पे गुस्सा हो जाता है एंड रेंगन से कहता है, बॉस मेरे भी दोस्त हैं और अब मैं इस जॉब को छोड़ रहा हूँ। हाँ ये क्या बोल रहे हो मॉब? मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, आखिर तुम क्या करोगे मेरे बिना? लेकिन मॉब ने भाई अपना मन बना लिया था एंड इस बेचारे रेंगन के पास जो एक लौता असली साइकिक एम्प्लॉय था वो भी इसकी बेवकूफी की वजह से खो देता है। एंड अब बेचारा रेंगन क्या करता है, असली स्पिरिट्स को एक्सरसाइज करना छोड़ देता है एंड वही अपने फेक स्कैम से अपना बिजनेस चलाने लगता है। एंड इसके हिसाब से ना इसे जरूरत नहीं थी मॉब की एंड इसे लग रहा था कि मॉब जरूर बिना किसी काम और इसके लोनली हो गया होगा एंड थोड़े दिनों में वो लौट आएगा। लेकिन जब ये मॉब को अपने दोस्तों के साथ देखता है तो ये समझ जाता है कि भाई इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एंड फिर कई दिन बीत जाते हैं, ये दोनों आपस में बात ही नहीं करते। एंड फिर आता है रेंगन का बर्थडे का दिन एंड जब ये चेक करता है ना तो इसके बर्थडे पे इसे एक भी विश नहीं आई होती एंड ये समझ जाता है कि मॉब ने ये असली लोनर है भाई। एंड फिर ना इसके दिन काफी दुख भरे बीतने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन रेंगन को मौका मिल जाता है टीवी पे अपने घोस्ट एक्सोर्सिज्म को दिखाने का, उस पे बात करने का। एंड रेंगन खुश हो जाता है कि इसे लगा था क्योंकि अब तो ये फेमस हो जाएगा। लेकिन इस बेचारे को ये पता नहीं था कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। ये और दो साइकिक वहाँ पर बैठे थे जब एक बच्चे को यहाँ पर लाया जाता है, कहा जाता है इस बच्चे के ऊपर कोई घोस्ट ने कब्जा कर लिया है एंड इससे ये भी कहा जाता है कि ये बच्चा एक्टिंग कर रहा है एंड रेंगन को बस एक्टिंग करनी इसके ऊपर के घोस्ट को मारने के। एंड फिर
फिर क्या भाई, रेंगन खुश होकर शुरू हो जाता है अपना सारा करतब दिखाना। आधे घंटे तक रेंगन इस बच्चे के ऊपर अपना सारा का सारा तिगड़म करता है, लेकिन ये बच्चा ठीक ही नहीं होता। एंड तभी इस टीवी सीरियल का होस्ट कहता है, ठीक है मिस्टर रेंगन, अब आप जाके बैठ जाइए। क्या, लेकिन आपने तो कहा था। प्लीज मिस्टर रेंगन, हम लाइव हैं, जल्दी जाके बैठ जाइए, टाइम वेस्ट मत करिए। और एंड तब खड़ा होता है ये मिस्टर बॉब, ये बुड्ढा जिसका ये पूरा का पूरा प्लान था। आखिर मैं इस बच्चे के ऊपर के भूत को कैसे मारूं जब इसके ऊपर कोई भूत ही नहीं है। एंड तब ये बच्चा अपनी एक्टिंग रोक देता है। एंड ये भाई मॉब और इन सब का प्लान था, पहले एक फेक साइकिक को दिखाना और फिर बॉब को सही बताते हुए दिखा के बॉब की तारीफ करवाना और खुद की टीआरपी को बढ़ाना। एंड इन लोगों ने इनके खुद के फायदे के लिए बेचारे रेंगन की तगड़ी बेइज्जती करवा दी होती है, एकदम एक जोकर वाली इमेज बना दी होती है इसकी पूरी दुनिया के सामने। रेंगन बेचारा मुंह दिखाने लायक नहीं बचता एंड छुप छुप के रहने लगता है, पूरी कंट्री में एक फ्रॉड के नाम से फेमस हो जाता है। एंड जितने भी लोग इससे बात किया करते ना, जो भी इसके क्लाइंट्स थे, सब के सब इससे बात करना छोड़ देते हैं। एंड बेचारे रेंगन को काम तक मिलना बंद हो जाता है। इसके घर वाले से फोन करके कहने लगते हैं कि वापस आ जाए, लेकिन अब ये बेचारा क्या ही कर सकता था। एंड सच में भाई इसके दिन बहुत ही ज्यादा खराब बीत रहे होते, लेकिन फिर एक दिन क्योंकि इतना फेमस हो गया होता है, मीडिया वाले से मौका दे देते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, जिसके लिए रेंगन को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है, क्योंकि ये सोचता है ये शायद इसे एक मौका मिला अपनी इमेज को सुधारने का। एंड अब जाके मॉब को भी रेंगन की सिचुएशन का पता चल जाता है। एंड अगले दिन हम देखते हैं रेंगन तैयार होता है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, ताकि ये अपनी थोड़ी बहुत इमेज को सही कर सके। लेकिन पहली बार इतनी सारे लाइट कैमरा को देख के रेंगन ना एकदम थोड़ा डर जाता है एंड बेचारा पहली लाइन गलत बोल देता है। रेंगन, हेलो, नाम मेरा है। क्या बोल रहा है ये? हमारा मजाक उड़ा रहे हो क्या? सर, पूरी दुनिया को पता चल गया कि आप एक फेक साइकिक हो, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि। एंड अब जाके रेंगन को अपना पास्ट याद आता है, जब 4 साल पहले इसने पता नहीं क्या सोच के अपने ऑफिस वाले काम को छोड़ के स्कैम वाले बिजनेस को चालू किया था। एंड इसका बिजनेस ना ठीक ठाक चलने भी लगा था, लेकिन ये बहुत बोर होने लग गया था। फिर एक दिन आया मॉब अपनी प्रॉब्लम को लेके। एंड इसे लगा था कि ये कोई डिल्यूजनल बच्चा है जिसके कोई दोस्त नहीं है, इसलिए ये इसकी मदद करता है। लेकिन फिर जब इसे पता चलता है कि मॉब के पास सच में पावर्स है, तो ये खुश हो जाता है और मॉब को अपनी कंपनी में ले लेता है इसकी मदद करने के लिए। लेकिन फिर इसे पता भी नहीं चलता कब ये मॉब को अपने फायदे के लिए यूज करने लग जाता है, वो भी इस कदर की मॉब की फीलिंग्स इसको कोई परवाह ही नहीं रहती। मॉब के पूरे चाइल्डहुड को, जो कि उसके फ्रेंड्स बनाने और मजे करने का टाइम था, उसे खुद के लिए यूज कर लेता है, पैसे कमाने के लिए। एंड अब जब मॉब फाइनली चेंज होने की कोशिश कर रहा होता है, अपनी लाइफ को पूरी तरह से जीना चाह रहा होता है, तो ये उसको करने से रोक रहा होता है। एंड अब भाई रेंगन समझ जाता है कि इसने सच में कितनी बड़ी गलती की है, इसीलिए ये बस सामने वाले कैमरे की तरफ देखता है। और इसे पता था क्योंकि कि मॉब इसे देख रहा होगा, ये माइक पे और पूरी दुनिया के सामने सिर्फ एक चीज बोलता है, आई एम सॉरी, और मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है। एंड सारे मीडिया वाले गुस्सा आ जाते हैं, सबको लगता है कि रेंगन क्या बक रहा है। लेकिन तभी अचानक से पूरा का पूरा कमरा और इस रूम में रखे सारे के सारे कैमरा माइक सब के सब हवा में उड़ने लगते हैं। एंड सबको लगने लगता है कि रेंगन ये सब कर रहा है, लेकिन रेंगन ये जानता था कि ये कौन कर रहा है। एंड तभी रेंगन पूरे अपने कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, ठीक है, तो अब शायद हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर सकते हैं। एंड इतना कह के रेंगन फुल ऑरा के साथ यहाँ से चला जाता है। एंड फिर इतने दिनों बाद रेंगन फिर से मॉब से मिलता है। मॉब, क्या तुम फिर से मेरे सबऑर्डिनेट बनना चाहोगे? जैसा आप कहिए बॉस। और क्या तुम मेरे बारे में स्टार्टिंग से जानते थे? एंड तब मॉब बोलता है, हाँ, मैं हमेशा से जानता था कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। एंड इसको सुनकर रेंगन की आंखों में पानी भर जाता है। एंड ये दोनों साथ में वापस ऑफिस जाने लगते हैं। वैसे बॉस, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मॉब, चलो कुछ खाते हैं। एंड फिर अगले दिन हम देखते हैं मॉब का टीचर इन सबको बताता है कि इनके स्कूल में हर साल की तरह एक मैराथन होने जा रहा है। एंड इधर जैसा कि तुम जानते होगे, लॉल ग्रुप वाले पागलों की तरह मॉब को ढूंढ रहे होते हैं। इन लोगों को कहीं से पता चल गया होता है कि इनका लॉल ग्रुप का लीडर सॉल्ट मिडिल स्कूल में पढ़ता है, इसीलिए लोग प्लान बनाते हैं मॉब को इस मैराथन के बहाने ढूंढने के लिए, क्योंकि इन्हें लगा था कि इनका गॉड जरूर से इस मैराथन में पार्ट लेगा। ईची भी ये जानती थी एंड ये भी जानती थी कि मॉब क्योंकि अभी तैयार नहीं है इतनी बड़ी पोजीशन के लिए, इसलिए मॉब को सब कुछ बता देती है एंड कहती है कि अगर ये इतने बड़े ग्रुप का भी लीडर नहीं बनना चाहते तो इसे इस मैराथन में पार्ट नहीं लेना चाहिए। लेकिन तभी मॉब को मैराथन का नाम सुनते ही कुछ याद आ जाता है एंड ये ना एकदम डर जाता है, क्योंकि असल में इसने अपने आप से पिछले साल ये प्रॉमिस किया था कि अगर ये इस वाले मैराथन में टॉप 10 में आ जाएगा तो ये सुबोमी को प्रपोज करेगा, जिसको सुनकर ये सब के सब एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। लेकिन मॉब ये जानता था कि ये हार नहीं मान सकता एंड इसे कुछ भी करके करना ही होगा। एंड पिछली बार ना इसकी रैंक 291 आई थी 300 लोगों में, एंड इस बार ये डायरेक्ट टॉप 10 में आने की सोच रहा होता है। मॉब भी ये जानता था कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल, लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन इसको कुछ भी करके करना होगा ताकि ये सुबोमी चान को अपनी असली फीलिंग्स बता सके। सारे के सारे लोग इसे सपोर्ट कर रहे होते हैं, रेंगन, इसका भाई, बॉडी बिल्डर ग्रुप वाले, जो टेरू, सब लोग। एंड मॉब ना भाई सच में बहुत हार्ड ट्रेनिंग करता है इस मैराथन के लिए। और फिर फाइनली दिन आ जाता है इनके स्कूल के मैराथन का। सारे के सारे लोग अपनी इस रेस के लिए एक्साइटेड होते हैं, लेकिन मॉब ये बहुत ज्यादा डरा हुआ था। एंड फिर स्टार्ट हो जाती है इन सब की मैराथन, जिसमें अगर मॉब टॉप 10 में आ गया तो सुबोमी को प्रपोज
बेहोश करेगा। लेकिन रेस स्टार्ट होते ही मॉब कुछ लोगों से टकरा जाता है, नीचे गिर जाता है, इसके पैर में ना चोट लग जाती है। एंड तुम्हें पता होगा जब किसी को चोट लगती है तो वो जितना ज्यादा भागता है उसकी चोट उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। मॉब भाई बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है, लेकिन हार नहीं मान रहा होता। मॉब चाहता तो अपनी साइकिक पावर का यूज करके आसानी से इस मैराथन को जीत सकता था, लेकिन ये चीटिंग भी नहीं करना चाहता था। मॉब बहुत ज्यादा इंजर्ड था, बहुत ज्यादा थक चुका था, लेकिन भाई ये अपने नेवर गिव अप वाले विल और हार्ड वर्क की वजह से पिछले साल की तरह 291 पे नहीं बल्कि 74th पोजीशन पर आ गया था, जिसका मतलब तुम समझ रहे हो ना मॉब ने कितना ज्यादा इंप्रूव किया होता है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि मॉब की चोट बढ़ती जा रही होती है, ब्लड बहुत ज्यादा बह गया होता है, इससे दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा थक गया होता है, मॉब को पता भी नहीं चलता कब ये रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। एंड जब इसकी आंखें खुलती हैं तो इसे पता चलता है कि ये भले मैराथन को फिनिश तो नहीं कर पाया, लेकिन इसने अपना बेस्ट जरूर दिया, जिसके लिए सारे के सारे लोग इसके ऊपर बहुत प्राउड थे, खास करके मॉब के पेरेंट्स। और इसलिए भी क्योंकि रीचू इस मैराथन में 9th आया होता है, इसके पेरेंट्स ना घर में पार्टी करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इन बेचारे लॉयल ग्रुप वालों को आज भी इनका लीडर नहीं मिलता। मॉब वापस से घर जा रहा होता है जहाँ पे इसके पेरेंट्स फुल पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं, सारे के सारे बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी इनके घर की डोल बेल बजती है एंड जब रीचू गेट को खोलता है तो सामने खड़ा होता है सुप्रीम लीडर का बेटा मैक्स। मम्मी पापा आप लोग पीछे ही रहना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी रीचू। एंड मॉब जब घर पहुंचता है तो देखता है इसका घर आग की लपटों में घिरा हुआ था। बेचारे मॉब की सांसें रुक जाती है, धड़कन थम जाती है, दिमाग बंद हो जाता है, अपने जलते घर के अंदर जाने लगता है। अरे कोई रोको उस बच्चे को, लेकिन मॉब को रोकने वाला कोई नहीं था। ये अपने जलते घर के अंदर घुस जाता है एंड इसका इमोशन मीटर धक धक कर बढ़ता ही जा रहा होता है। मॉब को बस रीचू, इसके पापा, इसकी मम्मी की बातें याद आ रही होती है। इसे ना लगने लग गया होता है कि ये सब कुछ सच में हो ही नहीं रहा, ये सब एक सपना है। लेकिन तभी जैसे ही अपने घर के लिविंग रूम के गेट को खोलता है, इसे अपने सामने 3 जलती हुई बॉडीज दिखती हैं। मॉब का मीटर 100 से भी ज्यादा ऊपर निकल जाता है, फट जाता है। मॉब के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा और रेज, इतना ज्यादा दुख भर गया होता है, जिसने भाई लगभग इसे एक मॉन्स्टर बना दिया होता है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो इस दुनिया को तबाह करके रख देगा। पहली बार मॉब इतना ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन तभी डिम्पल चिल्ला के बोलता है, रुक जाओ मॉब, ये बॉडीज तुम्हारे मम्मी पापा और रीचू की नहीं है, मैं सेंस कर सकता हूँ। होश में आओ मॉब। क्या तुम्हारे मम्मी पापा रीचू वो भी जिंदा है? उन्हें जरूर किसी साइकिक ने किडनैप किया होगा और इन डमी बॉडीज को यहाँ पर रख के गया होगा तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। एंड तभी मॉब इसके पूरे शहर को अपने साइकिक पावर से स्कैन कर देता है, भाई ये देखने के लिए कि इसके आसपास कोई साइकिक पावर वाले लोग हैं कि नहीं। मिल गए वो मुझे, थैंक यू डिम्पल। एंड इसकी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं जब इसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। एंड फिर अगले ही पल मॉब इन दोनों साइकिक के सामने होता है। 1 मिनट, तुम तो वही बच्चे हो जिसे हमें किडनैप करने के लिए एंड तभी मॉब भाई एक को बिना कुछ बोले ही निपटा देता है। एंड असल में ना ये दोनों क्लॉक के टॉप कमांडर्स, अपर स्कार्स में से एक होते हैं, जो इस वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइकिक्स होते हैं। एंड इधर हम देखते हैं टेरू के ऊपर भी एक अपर स्कार मेंबर अटैक कर देता है। कहाँ है मेरी फैमिली? तुमने भले ही उसे एक बार में हरा दिया, लेकिन मुझे हल्के मत लो। एंड मॉब के एक ही पंच में तुरंत ही हल्का हो जाता है। मुझे नहीं पता, हम तुम्हारे घर गए थे तुम्हें और तुम्हारे भाई को किडनैप करने के लिए, लेकिन तुम्हारा घर पहले से ही जल रहा था। एंड मॉब को ना समझ नहीं आता कि आखिर कौन है जिसने इसकी फैमिली पर अटैक किया। एंड तभी हम देखते हैं तो वहां पर आ जाता है। एंड इसके साथ ना रेजर भी होता है जो मॉब को लेके इन सब के पास आ जाता है। एंड असल में क्लॉ नहीं, रेंगेन, टेरू और इन सारे पुराने क्लॉ मेंबर्स के ऊपर अटैक करवाया था, जो कि किसी तरह से बच के यहाँ पर आ गए थे। एंड डिम्पल इन सबको मॉब की फैमिली के बारे में बताता है। एंड रेंगेन सिर्फ एक चीज कहता है, मॉब चिंता मत करो, मुझे यकीन है तुम्हारी फैमिली ठीक है। मुझे लगता है जिसने भी तुम्हारे घर पर अटैक किया था उनका मिशन था तुम्हारी फैमिली को, उन दोनों क्लॉ मेंबर्स और पूरी क्लॉ ऑर्गेनाइजेशन से बचाना। एंड क्योंकि मॉब अपने मास्टर पर पूरा यकीन करता था, इसलिए अब जाके सांस में सांस लेता है एंड वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड टेरू ये इस आदमी को टॉर्चर करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है कि क्लॉ और सुप्रीम लीडर ने इन सब पर अटैक करवाया था इन्हें खत्म करने के लिए। एंड क्लॉ के सुप्रीम लीडर सुजुकी का प्लान होता है इस पूरी की पूरी दुनिया पर रूल करना। एंड सुजुकी के पास ना इस समय 600 से भी ज्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग साइकिक पावर वाले सोल्जर्स होते हैं। एंड सुजुकी भाई अलग ही लेवल पर स्ट्रॉन्ग होता है। एंड अब इधर हम क्लॉ के सुप्रीम लीडर सुजुकी को देखते हैं, जो एक अपर स्कार हथौड़ी की साइकिक पावर की मदद से इनकी पूरी की पूरी कंट्री के सारे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ हैक करवा के पूरी दुनिया में ऐलान कर देता है कि ये लोग द क्लॉ पूरी दुनिया पर कब्जा करने वाले और सुजुकी पूरी दुनिया का राजा बनने वाला है। एंड अब इधर हम इसके बेटे मैक्स को देखते हैं। यार मेरे पापा ने पूरी दुनिया के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी, ये बच्चे है क्या? एंड ये ना भाई बुरा नहीं बल्कि अच्छा होता है, इसीलिए इसने रीचू और इसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए उन पर अटैक करवाया होता है। एंड रीचू और मॉब के मम्मी पापा तो अभी किसी दूसरी कंट्री में मस्त मजे कर रहे हैं। एंड मैक्स और ये लोग ये जानते थे कि इनके पापा को रोकना बहुत जरूरी है। एंड फिर हम द अपर फोर्स कार मेंबर्स में से एक मिजाकी को देखते हैं, जिसके पास टेलीपोर्टेशन, इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी
एबिलिटी के साथ साथ सुपर स्पीड की भी साइकिक पावर होती है, जो कि ना जाके इनकी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को आसानी से किडनैप करके बाहर लेकर आ जाता है, ताकि ये दुनिया इन लोगों को एरा गैरा टेरर ग्रुप ना समझे और इनसे डरे। लेकिन तभी हम देखते टेरू वहाँ पर मिजाकी की साइकिक पावर को सेंस कर आ जाता है एंड इस पर अटैक कर देते हैं। टेरू को लगा था कि आसानी से मिजाकी को हरा देगा, लेकिन मिजाकी ये भी ना भाई मॉब की तरह अलग ही लेवल पर स्ट्रॉन्ग था, जो एक ही पंच में टेरू को हरा देता है एंड प्राइम मिनिस्टर को लेकर इनके क्लॉ मेन हेडक्वार्टर चला जाता है। एंड अब ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग बिल्कुल भी क्लॉ को हल्के में नहीं ले सकते और इनका जीतना लगभग इम्पॉसिबल है जब तक मॉब होश में नहीं आ जाता। पुलिस वाले इन सब पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये 600 आर्टिफिशियल क्लॉ मेंबर्स और हथौड़ी इन लोगों के पास आने ही नहीं दे रहे होते और बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे होते हैं। मास्टर रेंगन, हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता, लेकिन हम इन सबको छोड़ेंगे नहीं। एंड रेंगन ना भाई बहुत ज्यादा गुस्से में होता है जब से क्लॉ वालों ने इसके ऑफिस को उड़ा दिया होता है। एंड फिर ना ये लोग साथ में मिलकर एक प्लान बनाने लगते हैं। एंड इधर हम देखते हैं मैक्स और रित्सु भी इधर ही होते हैं एंड क्लॉ के मेन हेडक्वार्टर्स के अंदर इसके पापा के पास जा रहे होते हैं उन्हें रोकने के लिए, लेकिन तभी अचानक से इनके सामने टॉप 4 क्लॉ मेंबर्स में से एक इचिरो आ जाता है, जिसके पास ना प्लांट्स को कंट्रोल करने की साइकिक पावर होती है एंड ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन तभी मैक्स के टीममेट्स यहाँ पर आ जाते हैं, इचिरो को संभालने लगते हैं और मैक्स और रित्सु आगे बढ़ जाते हैं। रेंगन इन सारे पुराने क्लॉ मेंबर्स को एक डाइवर्जन का यूज करवा के अंडरग्राउंड के रास्ते इस मेन हेडक्वार्टर्स के अंदर भेजने लगता है सुजुकी को रोकने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं रेंगन और मॉब जहाँ पर छुपे थे वहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल साइकिक सोल्जर्स आ जाते हैं एंड ये लोग इनको ढूंढ लेते हैं। क्योंकि मॉब अभी बेहोश था और रेंगन के पास इतनी ताकत नहीं थी कि इन सारे साइकिक को रोक सके, तो ये वही करता है जिसमें बेस्ट होता है, लोगों को पागल बनाना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रेंगन है और मैं परफ्यूम बेचता हूँ। आप लोग एक बार मेरा ये वाला परफ्यूम स्मेल करके देखिए। एंड रेंगन के पास ना असल में हूतो का एक कर्स स्प्रे था जो सामने वाले को सुला देता है, जिसका यूज करके इन सबको सुला देता है। लेकिन तभी वहाँ पर शीबा आ जाता है, एक और टॉप 4 अपर स्कार्स में से। तुम तो काफी चालाक हो और तुम काफी बेवकूफ। एंड फिर रेंगन मॉब को लेके वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी शीबा, क्योंकि भाई कोई नॉर्मल इंसान नहीं होता है, किसी तरह वापस से होश में आ जाता है एंड पूरा पगला जाता है एंड ये ना मॉब के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी डिम्पल किसी तरह मॉब की बॉडी के अंदर घुस जाता है और मॉब को लेके वहां से भागने लगता है एंड शीबा इसके पीछे पड़ जाता है। एंड इधर हम देखते हैं टेरू और इसकी टीम को ढेर सारे क्लॉ मेंबर्स घेर लेते हैं एंड इधर मैक्स को तीनों दोस्तों को इचिरो आसानी से हरा देता है। एंड इतना ही नहीं, इधर इन सारे प्रीवियस क्लॉ मेंबर्स को, जो कि अंडरग्राउंड के रास्ते से क्लॉ के मेन हेडक्वार्टर्स में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, इनके सामने मिजाकी आ जाता है, जो कि ऑब्वियसली इन सब की बैंड बजाने वाला था। एंड इधर मॉब और डिम्पल को शीबा बहुत गंदा मारा होता है और ये सब के सब ना बहुत ही गंदा हारे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं इधर मॉब के पास ये बॉडी बिल्डर ग्रुप वाले आ जाते हैं एंड मॉब को बचाने के लोग शीबा से लड़ जाते हैं, जो कि ना अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके अपनी मसल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है और इन सबको बहुत गंदा बजा देता है। एंड ये ना भाई मॉब को मारने वाला होता है, लेकिन तभी हिरोशी, इनके बॉडी बिल्डर ग्रुप का लीडर, मॉब को बचा लेता है एंड ये ना भाई मॉब को कुछ भी होने नहीं देने वाला था। लेकिन क्योंकि इसका सामना एक बॉडी बिल्डर साइकिक से हो रहा था, इसलिए शीबा कोई रोक नहीं पा रहा होता। लेकिन तभी ये बोलता है, नहीं, मैं ऐसे मॉब को मरने नहीं दे सकता। अगर मैंने आज मॉब को कुछ होने दिया तो मेरे इतने सालों की ट्रेनिंग किसी काम की नहीं होगी। एंड तभी अचानक से हिरोशी की भी मसल्स हद से ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं एंड असल में ना डिम्पल इसकी बॉडी में घुस गया होता है और साइकिक पावर से हिरोशी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया होता है। एंड ऑब्वियसली भाई साइकिक पावर्स फेक मसल के साथ कभी भी साइकिक पावर्स रियल मसल के साथ, जो कि हर दिन बहुत हार्ड ट्रेनिंग करके बनाई गई, उनको कभी नहीं हरा सकते। इसीलिए हिरोशी शीबा को बहुत गंदा हरा देता है एंड इन सबके साथ इसे खुद नहीं यकीन होता कि इसने ये कैसे कर दिया। एंड इधर हम देखते हैं टेरू और ये लोग मिलकर इन सबकी बैंड बजा देते हैं, लेकिन इधर मिताशी ने इन सबको हरा दिया होता है और फिर ये मैक्स और रित्सु के सामने आ गया होता है। अरे नहीं रित्सु, संभल के, ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैक्स तुम ऊपर जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। लेकिन रित्सु अभी टाइम नहीं है मैक्स, सिर्फ तुम ही हो जो तुम्हारे पापा को रोक सकते हो शायद। एंड मैक्स ऊपर की तरफ निकल जाता है और रित्सु अकेले से लड़ जाता है। लेकिन मिताशी भाई, जैसा कि तुम जानते हो, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एंड इसकी टेलीपोर्टेशन और सुपर स्पीड भाई से और ही ज्यादा ओवर पावर्ड बना देते हैं, इसीलिए ना ये रित्सु को बहुत गंदा मारने लगता है। फिर इधर हम मैक्स को देखते हैं जो अकेले एक अपर स्कार हथौड़ी को निपटा देता है एंड पापा की तरफ बढ़ रहा होता है। एंड इधर इचिरो भाई इन तीनों को मारने वाला होता है, लेकिन तभी मॉब वहां पर आ जाता है, जो फाइनली होश में आ चुका था एंड गुस्से में होता है। रित्सु को ना मिताशी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है एंड इसे खत्म ही करने वाला होता है। लेकिन तभी ये लोग दोबारा से वहां पर आ जाते हैं, तभी तेरू भी वहां पर आ जाता है। कोई नहीं, तुम लोग चाहे जितने भी हो, मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। एंड ये सारे के सारे साथ में मिलकर मिताशी से भिड़ जाते हैं, लेकिन मिताशी भाई अलग ही लेवल पर स्ट्रॉन्ग होता है। अकेले होने के बाद भी इन सबको बहुत गंदा बजा रहा होता है, सिर्फ टेरू ही होता है जो इसे थोड़ी बहुत टक्कर दे पा रहा होता है। एंड इधर हम देखते हैं मॉब इन सबको आसानी से हरा देता है, लेकिन मैक्स अपने पापा को नहीं हरा पाता, क्योंकि ऑब्वियसली इसके पापा तो दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट साइकिक होते हैं। ऊपर से इनकी प्रोटेक्शन इनका एक अपर स्कार सेरिजावा भी कर रहा होता है, जो कि ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड असल में ना इसके पापा के अंदर भी मॉब की तरह एक मीटर होता है साइकिक पावर कलेक्ट करने के लिए, जिसमें ना इसके पापा भाई पिछले 20 साल से साइकिक पावर कलेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब समझ रहे हो इनके पास कितनी ज्यादा साइकिक पावर है। एंड इधर हम देखते हैं टेरू और ये सारे लोग मिलकर इसे थोड़ा बहुत तो इंजर्ड कर देते हैं, लेकिन जैसे ही मिताशी अपनी गॉड्स आई का यूज करता है, तब तो भाई ये अनस्टॉपेबल हो जाता है और ये लोग इसे छू तक नहीं पाते एंड ये सारे के सारे हार जाते
जाते हैं। ये ना इन सबको खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी इसे मॉब के आने का एहसास हो जाता है एंड ये सारे के सारे लोग अब खुश हो जाते हैं एंड सांस में सांस लेते हैं। एंड ये ना भाई मॉब की इतनी ज्यादा पावर को सेंस करने में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि अपने बगल में रेंगन को आते नोटिस ही नहीं कर पाता, जो इसको पता भी नहीं चलता कब इसके बगल में आके धड़ाधड़ पंचेस की बौछार कर देता है इसके ऊपर। एंड मिताशी ना भाई रेंगन और मॉब को देख के एकदम डर जाता है, क्योंकि एक तो मॉब के पास इतनी ज्यादा पावर है, ऊपर से ये आदमी जो पता नहीं कौन है इसका भी टीचर है, जिसके अंदर इतनी साइकिक पावर है कि ये बेचारा सेंस ही नहीं कर पा रहा इसके अंदर से जरा सी भी साइकिक पावर। एंड ये सारे लोग भी होश में आने लग गए होते हैं, इसलिए मिताशी समझ जाता है कि अब ये नहीं जीतेगा, इसलिए मिताशी अब जाके हार मान लेता है एंड बोलता है ठीक है मैं हार मानता हूँ, मैं वैसे भी दुनिया पे कब्जा उब्जा नहीं करना चाहता था, मैं तो बस मजे के लिए सब कुछ कर रहा था। क्या तुमने सिर्फ अपने मजे के लिए इतने सारे लोगों को इतना परेशान किया? एंड मॉब से भाई इसकी एकदम फट जाती है एंड ये भाई डर के मारे तुरंत ही वहां से निकल जाता है एंड अब ये वापस नहीं आने वाला। एंड अब ना भाई जब मॉब रित्सु को देख लेता है और इसे पता चल जाता है कि इसके पेरेंट्स सेफ हैं, तब जाके अब इसका गुस्सा ठंडा होता है एंड फिर मॉब सुप्रीम बॉस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। रुको मॉब, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ भैया, हम भी आपकी मदद करेंगे। जिस पे मॉब कहता है नहीं सॉरी, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम लोग मेरे लिए और दिक्कत बढ़ा दोगे। वहाँ ऊपर जो है वो शायद मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मुझे अकेले ही जाना होगा। एंड ये लोग बेचारे समझ जाते हैं कि मॉब सही कह रहा है। एंड फिर हम देखते हैं मॉब जब ऊपर जा रहा होता है तब इसे रास्ते में सेरिजावा मिलता है, जो कि थोड़ा बेवकूफ होता है एंड ये प्राइम मिनिस्टर को नीचे छोड़ने जा रहा होता है, क्योंकि इसे पता ही नहीं था कि ये प्राइम मिनिस्टर इनका हॉस्टेज था। तुम ऊपर क्यों जा रहे हो बच्चे? सुप्रीम लीडर को रोकने के लिए। क्या? मैं तुम्हें मेरे मास्टर को छूने तक नहीं दूंगा। एंड सेरिजावा ना भाई एक लोनर था, जो कि 25 साल तक अपने घर में छुप कर रहता था और गेम खेलता रहता था, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा साइकी पावर थी, इसीलिए ना लोग इससे डरते थे, कोई भी इससे दोस्ती नहीं करता, तो सब इसको पागल और अजीब बुलाते थे, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत सच में पागल हो गया था और जो भी इसके पास आता था ना उसे इंजर्ड कर देता था। इसने एक बार अपनी मम्मी तक पर अटैक कर दिया था। लेकिन फिर एक दिन इससे मिलने सुजुकी आता है। चले जाओ यहाँ से, अगर इंजर्ड नहीं होना चाहते हो तो। मैं खतरनाक हूँ, मुझसे दूर रहो। नहीं सेरिजावा, तुम बिल्कुल भी खतरनाक या अजीब नहीं हो, तुम भी नॉर्मल हो, बिल्कुल मेरी तरह। नहीं, चले जाओ यहाँ से। एंड सेरिजावा इसके ऊपर अपनी साइकिक पावर से अटैक कर देता है, लेकिन सुजुकी अपनी साइकिक पावर से इसके अटैक को रोक देता है, जिसको देखकर एकदम शॉक्ड रह जाता है कि अकेला नहीं है जिसके पास साइकिक पावर है इस दुनिया में। एंड फिर सुजुकी इसकी मदद करता है इस कमरे से बाहर निकल के एक नई लाइफ स्टार्ट करने में, क्योंकि सुजुकी ना बस सेरिजावा की पावर्स को यूज करना चाहता था, लेकिन ये चीज सेरिजावा को पता नहीं थी, इसलिए सेरिजावा इसकी सारी बातें मानता है और हर वो चीज करता है जो कि सुजुकी से करने के लिए कहता है, चाहे वो बुरे काम ही क्यों ना हो। एंड सेरिजावा को ना चाहते भी वो सब करना पड़ता है, क्योंकि ये ना एक बहुत अच्छा इंसान होता है। एंड सुजुकी ने सेरिजावा को ये अम्ब्रेला दिया होता है, जो कि आज तक इसके पास होता है। मॉब इससे कहता है आपको समझना होगा, आपका मास्टर आपको यूज कर रहा है। ये बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लग रही मॉब। हाँ तो क्या हुआ, उन्होंने मेरी जान बचाई थी, तो क्या इससे उन्हें और तुम्हें हक मिल जाता है दूसरों की लाइफ को तबाह करने का? चुप रहो। एंड तभी ये इस पर अटैक कर देता है एंड ये दोनों के दोनों आपस में टकरा जाते हैं। एंड सेरिजावा ना भाई थोड़ा सा पागल होता है, अगर आपको एक नई जिंदगी स्टार्ट करनी थी तो आपको एक अच्छी लाइफ स्टार्ट करनी होगी। एंड तभी सेरिजावा इसके ऊपर अपनी सारी की सारी साइकिक पावर से अटैक कर देता है एंड मॉब भी इसके ऊपर अपना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइकिक एनर्जी का यूज कर देता है, जिससे इन दोनों का एक दूसरे की मेमोरीज दिखने लगती हैं। एंड ये दोनों समझ जाते हैं कि ये दोनों एकदम सेम थे, इन दोनों की सेम लाइफ थी, लोनली थे, कोई दोस्त नहीं थे, खुद को अजीब समझते थे, लेकिन फिर मॉब ने अच्छे लोगों को एक अच्छे रास्ते को चुना, इसलिए अब ये खुश है। वही सेरिजावा क्योंकि इसने गलत रास्ता चुना था, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर बहुत दुखी है, क्योंकि ये भी अंदर से जानता था कि ये गलत काम कर रहा है। एंड तभी मॉब इससे कहता है आपके पास अभी भी मौका है एक अच्छी लाइफ को चुनने का, मैं आपसे दोस्ती करूंगा, मेरे सारे दोस्त आपसे दोस्ती करेंगे। एंड फिर इधर हम देखते हैं मैक्स अपने पापा से कहता है पापा आपके सारे सोल्जर्स हार चुके हैं, आपको समझना होगा आप अकेले इस दुनिया पे कब्जा नहीं कर सकते। तुम अपने पापा को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हो मैक्स, वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ मेरे बॉन्ड्स थे, मुझे उनकी जरूरत नहीं है इस पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए, मैं अकेला ही काफी हूँ। और उन सब के पास जितनी साइकिक एनर्जी थी ना वो मेरी ही थी, मैंने ही उन सबको वो साइकिक पावर्स दी थी जो मैं कभी भी वापस ले सकता हूँ और दोबारा से किसी और को देख एक बड़ी आर्मी खड़ी कर सकता हूँ। एंड तभी ना इन सारे के सारे 600 से भी ज्यादा साइकिक सोल्जर से उनकी साइकिक पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड भाई इसके पास ना सच में हद से ज्यादा साइकिक पावर्स होती हैं। एंड तभी हम देखते हैं मॉब वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि सेरिजावा इसकी बात को मान गया होता है। रित्सु के भाई चले जाओ यहाँ से, मेरे पापा एक मॉन्स्टर हैं, अब तुम कौन हो और तुम ऊपर तक कैसे आ गए? लेकिन तभी मॉब इससे बोलता है आखिर आप कर क्या रहे हो, आप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो तुमने सेरिजावा को हरा दिया। हाँ वैसे भी वो मेरे ज्यादा किसी काम का नहीं था, मुझे किसी की जरूरत नहीं। आपको ये समझना होगा हर किसी को किसी न किसी की जरूरत होती है एक अच्छी और हैप्पी लाइफ को जीने के लिए। ये सब बातें सिर्फ वीक लोगों पे अच्छी लगती हैं, मुझ पे नहीं। रित्सु के भाई बच के, मेरे पापा लोगों को साइकिक एनर्जी देने के साथ साथ लोगों से उनकी साइकिक एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और उनके अंदर 20 साल से भी ज्यादा की साइकिक एनर्जी स्टोर्ड है। और मेरी क्योंकि इन्होंने साइकिक एनर्जी छीन ली इसलिए मैं हिल भी नहीं पा रहा। ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। एंड तभी ना मॉब मैक्स को अपनी थोड़ी बहुत साइकिक पावर को दे देता है, जिसको देखते ही सुजुकी एकदम शॉक रह जाता है और डर जाता है, तुरंत ही इसके ऊपर अटैक कर देता है। तुम्हारे पास तो पोटेंशियल है मेरा राइवल बनने का, मुझे तुम्हें अभी मारना होगा, मॉब भागो वहाँ से। लेकिन तभी सुजुकी इसे एक लात मार के इसे नीचे फेंक देता है
है, मैं आपसे यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप भी एक नॉर्मल इंसान हो, आप भी एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ जी सकते हो, बिल्कुल मेरी तरह। बेवकूफ, जितने भी लोगों के पास साइकिक पावर्स है उन सब में भी मैं सबसे ज्यादा ऊपर हूँ, सबसे ऊपर। मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ और ना ही तुम। एंड ये दोनों के दोनों आपस में टकरा जाते हैं। मेरे पास इतनी ज्यादा साइकिक पावर होने का एक ही मतलब है कि ये दुनिया मेरी है, मेरी डेस्टिनी है इस दुनिया पे राज करने की, एक गॉड बनने की। एंड सुजुकी ना भाई मॉब को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है एंड मॉब समझ जाता है कि अगर ये अभी भी होल्ड बैक करेगा तो ये मारा जाएगा और ये ऐसे इसकी बात को नहीं सुनने वाला है। एंड इसीलिए मॉब भी भाई, क्योंकि इसके सामने इतना स्ट्रॉन्ग अपोनेंट था, ये भी अपनी पावर को बिना होल्ड बैक किए यूज करने लगता है। एंड पहली बार मॉब को किसी के साथ फाइट में मजा आने लगती है। तो तुम भी मेरी तरह हो, क्यों है ना, तुम्हें भी मजा आ रही है अपने से टक्कर के इंसान से लड़ने में, क्यों? लेकिन जब मॉब रित्सु को डरा हुआ देखता है, उसे वो टाइम याद आ जाता है जब इसने अपनी पावर्स को अपने ऊपर हावी होने दिया था एंड अपने भाई को इंजर्ड कर दिया था। इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये दोनों भाई कितने अलग ही लेवल पर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी हम देखते हैं मॉब रोने लगता है एंड सुजुकी से बोलता है, मुझे माफ करिएगा लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मुझे आपको हराना ही होगा। एंड इस लेवल का ऑरा फॉर्म मॉब ने किया होता है भाई कि मैं क्या ही बताऊं, अपने अपोनेंट के लिए उसे हराने से पहले ही रो रहा है। भाई साहब रो मत और मुझे कमजोर मत समझो लड़के। एंड ये दोनों के दोनों फिर से आपस में टकरा जाते हैं। लेकिन तभी मॉब इसको ढेर सारी बिल्डिंग में लॉक कर देता है, बिल्कुल पेन के चिबाकू टेंसे की तरह, जिसके अंदर से सुजुकी भी बिल्कुल नारुतो के 8 टेल की तरह बाहर निकलता है, लगभग पूरी पावर का यूज करने लगता है जो कि इसने 20 सालों में अपने अंदर भरी थी। एंड भाई इसका पूरा फॉर्म बदल गया होता है। मॉब का भी भाई मीटर फट गया होता है एंड सुजुकी भी अपने 100% पावर से लड़ रहा होता है। भाई क्या ही फाइट होती है इनके बीच। लेकिन तभी हम देखते हैं क्योंकि सुजुकी अपनी इतनी ज्यादा जो इसने 20 साल से जमा की साइकिक पावर्स थी उसे एक बार में यूज कर होता है, इसकी बॉडी उसे संभाल नहीं पाती और ये ना फटने वाला होता है। अब सारे लोग भागे यहाँ से, ये सारे के सारे वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन मॉब यहाँ से नहीं भागता। क्या कर रहे हो तुम नहीं भागने वाले? नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं मरने दे सकता। एंड मॉब ना भाई इसके अंदर की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। तुम जानते हो ना, तुम इतनी ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तुम भी मेरी तरह फट जाओगे, निकल जाओ यहाँ से। एंड सुजुकी को यकीन नहीं होता कि मॉब भाई कितना अच्छा इंसान है एंड इसमें जरा सा भी घमंड नहीं, जबकि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सुजुकी को अपने लास्ट मोमेंट्स पे अपनी वाइफ की याद आने लगती है, जो कि एक लौती ऐसी इंसान थी जो इसे सच में प्यार किया करती थी। लेकिन जब ये अपनी पावर्स की वजह से अंधा हो गया तो उसकी वाइफ ने इसको छोड़ दिया था। एंड मॉब को भी ना इसकी मेमोरीज दिख रही होती है जब ये इसकी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो ये सुजुकी से बोलता है, चिंता मत करिए, आपके पास अभी भी मौका है सब कुछ ठीक करने का। एंड तभी भाई एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है सुजुकी के अंदर जितनी ज्यादा साइकिक पावर थी उसकी वजह से। लेकिन मॉब और सुजुकी दोनों बच जाते हैं भाई। जैसा कि तुम्हें याद होगा, रेंगेन ने जो मॉब को ब्रोकली वाली सीड्स दी थी जो मॉब ने अपने आगे वाली जेब में रखी थी, उसने भी ना मॉब के साथ साथ सुजुकी की आधे से ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था और एक बहुत बड़ी ब्रोकली बन गई थी भाई। एंड इस तरह इन दोनों की इतनी खतरनाक फाइट खत्म हो जाती है। एंड फाइट के बाद हम देखते हैं सुजुकी कहाँ चला गया किसी को भी नहीं पता। मे बी वो एक नई लाइफ स्टार्ट करने चला गया, एक अच्छी लाइफ, अपनी वाइफ को मना के उसके साथ जीने। सुजुकी की सारी प्रॉपर्टी मैक्स को मिल जाती है जो मॉब के घर को दोबारा से नया जैसा बनवा देता है। सेरिजावा ने भी रेंगेन की स्कैम कंपनी को ज्वाइन कर लिया होता है एंड साथ ही साथ एक स्कूल भी। लॉल ग्रुप वाले बेचारे अभी भी मॉब को ढूंढ रहे होते हैं। डिम्पल और मॉब बहुत अच्छे दोस्त बन गए होते हैं। कुराता फाइनली मॉब और सबकी हेल्प से एलियन से भी मिल जाती है। एंड हमारे मॉब भाई ने अपनी पूरी हिम्मत के साथ सुबोमी को प्रपोज कर दिया होता है, लेकिन उसने इसे मना कर दिया होता है। लेकिन ये दोनों अच्छे दोस्त जरूर बन गए होते हैं। एंड लास्ट में हम लोग देखते हैं ये लोग साथ में रेंगेन के बर्थडे को मनाते हैं, जिसमें मॉब पूरी खुशी के साथ हंस रहा होता है। एंड क्या ही कमाल की हैप्पी एंडिंग होती है इस एनिमे की। आई होप कि तुमको ये एनिमे अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो मैजिकलेस बॉय की होगी पक्के से, तो तैयार रहना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।